ऑलराइट, सो लास्ट डिस्कशन में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज डिसीजन ट्री, और हम लोग देख चुके थे कि डिसीजन ट्री इज यूज्ड फॉर टू थिंग्स. वन इज रिग्रेशन एंड अनदर वन इज क्लासिफिकेशन. ठीक है. एंड देन हमने देखा था डिसीजन ट्री बेसिकली वर्क किस प्रिंसिपल पे करता है. तो वी हैव सीन कि डिसीजन ट्री जो वर्क करता है दैट वर्क्स ऑन अ बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी, कि कैसे भी हम लोगों को इम्प्योरिटी जो थी किसी नोड पे उसको रिड्यूस करना होता है. एंड इम्प्योरिटी व्हाट इट मींस कि इफ देयर इज अ मिक्स ऑफ क्लासेस, उसके अंदर दो अलग अलग तरह की क्लासेस हैं, तो जो भी क्लास माइनॉरिटी में है वी कैन कॉल इट एज अ इम्प्योरिटी. और देयर इज अ मिक्स ऑफ क्लासेस, अगर क्लासेस का मिक्स है तो वो इम्प्योरिटी इंडिकेट करता है. और जैसे इम्प्योरिटी को प्योर कैसे करते हैं, तो इम्प्योरिटी को प्योर करने के लिए हमको इस पूरे नोड को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है. एंड उन दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमारी कोशिश रहती है कि एक नोड पे सिर्फ एक ही क्लास रहे और दूसरे नोड पे दूसरी क्लास रहे. अगर हम इस तरह का सेपरेशन कर पाते हैं तो हम ये बोल पाएंगे कि हमने इम्प्योरिटी को कम कर दिया है. राइट. जैसे यहाँ पे भी हमारे पास क्लासेस कम है और दूसरा वाला क्लासेस मेजोरिटी में. तो जैसे जैसे आपके पास दूसरी क्लास मेजोरिटी में बढ़ती जाएगी तो यू कैन से कि एक नोड पे आपने इम्प्योरिटी को कम कर दिया है या नोड्स पे इम्प्योरिटी को आपने कम कर दिया है. जितना आप इसको कम करेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट आपके रिजल्ट्स रहेंगे, उतना अच्छा आपका डिसीजन ट्री परफॉर्म करेगा. स्टिल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे आपने इसको डिवाइड किया और जो भी आपने डिवाइड करने के बाद देखा उसमें देखा कि इम्प्योरिटी कम हो गई है, बट दैट इज नॉट अप टू सम एक्सेप्टेबल लेवल. तो फिर आपको फर्दर उसको डिवाइड करना पड़ता है. जस्ट लाइक अ वाटर फिल्टर, तो वाटर फिल्टर के अंदर भी आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के स्टेजेस होती है. कि पहला आपका मे बी एक सिंपल सा फिल्टर होता है जो कि इम्प्योरिटीज मतलब मड वगैरह को बाहर करता है. देन देर इज अ यूवी फिल्टर, देन देर इज अ आरएफ फिल्टर, देन देर इज अ मे बी जो भी आपके पास होते हैं अलग अलग तरह के. ठीक है. तो अलग अलग स्टेजेस में वो फिल्टर होता है कि पहले उसमें से धूल मिट्टी निकलेगी, देन उसको हम लोग ई बॉइलिंग करेंगे, देन उसमें से बैक्टीरियाज निकालेंगे, देन उसके अंदर ये करेंगे. ऐसे अलग अलग स्टेजेस होती है. एंड दिस गोज टिल यू आर फुली सेटिस्फाइड कि अब जो आपको वाटर मिल रहा है वो सबसे ज्यादा प्योर है. ठीक है. तो ये वाटर के अंदर इम्प्योरिटी क्लियरिस इम्प्योरिटी वगैरह जो है निकालने का काम होता है. तो यहाँ पे भी हमारे पास नोट्स में भी यही है कि हम लोग इसको चलाते जाएंगे अंटिल द पॉइंट कि जहाँ हमको फील होने लग जाए कि हाँ ठीक है अभी हमारे पास बराबर से डेटा सेग्रीगेट हो गया है. वी आर एट अ एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मतलब हम लोग बराबर से सबको क्लासिफाई कर पा रहे हैं. जैसे यहाँ पे हमने इसको क्लासिफाई करते करते ये वाले नोट पे सिर्फ रेड वाले पॉइंट्स हमारे पास रह गए और यहाँ पे हमारे पास ब्राउन वाले रह गए. सो दैट इज हाउ वी काइंड ऑफ इम्प्रूव द डेटा. और इस पूरी प्रोसेस के अंदर, इस पूरी इम्प्योरिटी रिमूवल के अंदर वी सी अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर. ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास दिख रहा है, दिस ट्री लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डिसीजन ट्री. राइट. फिर हम लोगों ने देखा था कि ये जो डिवाइड रहता है ये डिवाइड हम लोग किस तरह से करते हैं. तो डिवाइड वी डू इट बेस्ड ऑन डिफरेंट फील्ड्स विच आर अवेलेबल इन द डेटा सेट. डेटा सेट है हमारे पास, उसमें अलग अलग तरह की फील्ड्स अगर हमारे पास है, लेट्स से एज है, सैलरी है, देन मे बी आपके पास जेंडर है, पिन कोड है, लोकेशन है, वट एवर यू वॉन्ट टू हैव, वट एवर बी द फील्ड्स यू कैन हैव फॉर द स्पेसिफिक यूज केस, उसके बेसिस पे वो डिवाइड होता है. हम लोगों ने एक केस देखा था, उसमें पहले हम लोगों ने जेंडर के बेसिस पे डिवाइड किया था, मेल फीमेल. देन मे बी एज के बेसिस पे किया था, ग्रेटर देन 45 और लेस देन 45, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. देन ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये जो हमारे पास बनते जा रहे हैं, दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज रूल्स. ये रूल्स बनते जा रहे हैं उसके पीछे, डिसीजन ट्री के पीछे. ठीक है. तो इस तरह से डिसीजन ट्री फॉर्म होता है, ये हम लोगों ने देखा था. नाउ जब भी डिसीजन ट्री होता है तो हर नोड पर, ये नोड्स कहलाते हैं डिसीजन ट्री के. तो ये नोड है, ये नोड है, ये नोड जो रहता है ये कहलाता है रूट नोड, क्योंकि ये सबसे पहला नोड है इसलिए रूट नोड कहलाता है. और ये जो नोड्स होते हैं इनको कहलाते हैं हम लोग लीफ नोड्स. क्यों? क्योंकि ये अ, थोड़े से ऊपर है, मतलब पेड़ के ऊपर की तरफ है, इसलिए लीफ नोड कहलाते हैं. और ये जो रहता है डिसीजन ट्री की ब्रांचेस होती है. नाउ हर नोड पर, ऑन एवरी सिंगल नोड, ऑन एवरी सिंगल नोड, ये हमारे पास नोड है, तो ऑन एवरी सिंगल नोड हम लोग क्या करते हैं, पहले हम डिसाइड करते हैं कि अब हमको यहाँ से डिसीजन ट्री को या इस नोड को ब्रेक करना है. तो ब्रेक किस फील्ड के बेसिस पे करना है. इज इट समथिंग वी शुड गो विथ एज और सैलरी और
जेंडर और समथिंग एल्स टू ब्रेक इट। हमारे पास तो सारी फील्ड्स है, तो पहला ब्रेक किस फील्ड के थ्रू करा जाए, जेंडर के थ्रू करा जाए या एज के थ्रू करा जाए या सैलरी के थ्रू करा जाए, ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो ये डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन ये फील्ड्स जो रहती है ये हम लोग एक एक करके ये फील्ड इस नोड में पास करते हैं, एक एक करके ये फील्ड इस नोड में पास करते हैं। और पास करने के बाद हर एक की हम लोग जिनी गेन कैलकुलेट करते हैं, जिनी गेन कैलकुलेट करते हैं। मतलब एक नोड है, एक नोड पे अगर यहाँ पे हमारे पास 10 फील्ड है तो हर फील्ड के लिए एक एक करके जिनी गेन कैलकुलेट होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास 10 फील्ड है तो ये 10 फील्ड इस नोड पे जाएगी और इस नोड पे जाने के बाद उनका जिनी गेन कैलकुलेट होगा। जिनी गेन कैलकुलेट होने के बाद जिसका भी लो हाईएस्ट जिनी गेन आता है हमारे पास, सबसे ज्यादा जिनी गेन हमारे पास आता है, जिसका भी हमारे पास हाईएस्ट जिनी गेन हमारे पास आता है उसके बेसिस पे ही हम लोग यहाँ पे नोड को ब्रेक करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास मेल फीमेल किया मतलब जेंडर का जिनी गेन सबसे ज्यादा आया था, तो अगर जेंडर का जिनी गेन सबसे ज्यादा आया तो जेंडर आप लोग यूज करेंगे और ब्रेक कर देंगे ना। एक बार अगर एक फील्ड को आपने यूज कर लिया तो फिर वो वापस से कैलकुलेशन में आ ही नहीं सकती। अगर वो नहीं आ सकती तो जो नेक्स्ट राउंड होगा ब्रेक करने के लिए, लाइक यहाँ पे अगर आपको ब्रेक करना है तो यहाँ पे ब्रेक करना है, तो अब आपके पास 10 फील्ड थी, उसमें से एक फील्ड तो चली गई, जेंडर पे चला गया। अब बची हुई जो 9 फील्ड्स है उन 9 फील्ड्स का जिनी गेन फिर से कैलकुलेट होना शुरू होगा। फिर जिसमें सबसे ज्यादा जिनी गेन होगा उसके बेसिस पे डिवाइड होगा, लेट्स से एज। तो अब ये वाले जो नोट्स रहेंगे उसके अंदर हमारे पास बची हुई 8 फील्ड्स रह जाएगी, उन 8 फील्ड्स पे फिर से जिनी गेन कैलकुलेट होकर ये आगे बढ़ेगा। इस तरह से ये जो लूप है ये चलता जाता है। और चल के जिस भी लेवल पे आपको लगता है कि नाउ यू आर एट एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी, लाइक यहाँ पे तो हम लोग कितने चला सकते थे, ऐसे कितने लूप चल सकते थे यहाँ पे, हमारे पास टोटल 10 कॉलम है तो कितने लूप आप चला सकते हैं यहाँ पे, कितने जिनी कैलकुलेट कर सकते हो इस? सर 10। 10 हो सकते हैं, 10 लेवल हो सकते हैं हमारे पास, राइट। पहली बार आपने एज से ब्रेक किया, दूसरी बार जेंडर से किया, तीसरी बार सैलरी से किया, चौथी बार कुछ और से किया, ऐसे करके हमारे पास टोटल 10 फील्ड है। तो यहाँ पे आप 10 लेवल बना सकते हो इस डिसीजन ट्री के। और ये जो 10 लेवल हमारे पास बन गए उसके बीच में ही आपको डिसाइड करना है, मे बी आपको पूरे 10 लेवल तक जाना है तो दैट इज समथिंग कि आपने बहुत ज्यादा कंसिडर कर लिया, यू आर टेंडिंग टूवर्ड ओवर फिटिंग। अगर आप पूरा इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो ओवर फिटिंग हो सकती है, उस केस में होगी ही, ये नहीं बोल रहा मैं, हो सकती है। सो देन हम लोग क्या करते हैं कि हर एक नोड को ब्रेक करते हैं एंड देन उस नोड को ब्रेक करने के बाद वी ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई अभी एक्यूरेसी हमारे पास क्या आई है। जो भी एक्यूरेसी आई है अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है तो हम लोग वहीं रुक जाते हैं। तो अगर हमारे पास 10 फील्ड है तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप पूरी 10 फील्ड के बेसिस पे ही उसको ब्रेक करो, यू मे ब्रेक इट एट सम पॉइंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। नाउ जिनी गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने कैलकुलेट आपको करवाया था विद गिवन एग्जांपल, ये सब चीजें हम लोगों ने कर ली है। तो दैट इज ऑल अबाउट डिसीजन ट्री थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अभी इसके अंदर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग पूछें, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अ केस स्टडी। नो क्वेश्चन? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग पढ़ रहे हैं अब अगला चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। सो हाउ यू इम्प्लीमेंट डिसीजन ट्री इन प्रैक्टिस। तो उसके लिए यूज केस कंसिडर करते हैं एंड देन उस यूज केस को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके,
So let me show you a use case on decision tree. Just give me a second. I'm just pulling out the use case. Okay. ऑल राइट, सो अब हमारे पास एक डेटा सेट है। उस डेटा सेट पे हम लोग डिसीजन ट्री रन करने वाले हैं। नाउ द डेटा सेट दैट वी आर गोइंग टू हैव इज ऑन वाइन डेटा, वाइन क्वालिटी डेटा। तो ये एक नया यूज केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज वाइन क्वालिटी डेटा। व्हाट इज वाइन क्वालिटी डेटा? तो ये डेटा हमारे पास है, ठीक है, और ये डेटा एक वाइन प्रोड्यूसिंग कंपनी से हमको मिला है। नाउ ये एक नया यूज केस है गाइस, अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो दिस इज समथिंग अ न्यू यूज केस। उसके अंदर जो डेटा भी हमको मिला है थोड़ा सा अलग टाइप का मिला है। आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या डिफरेंस है? एनीबडी कैन पॉइंट आउट कि क्या डिफरेंस है यहाँ पे डेटा जो हमको मिला है अभी? A lot of सर एक ही रो में कोलन सेपरेटेड वैल्यू। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वैल्यूज को तो जो भी हमको मिला है उन वैल्यूज को वो सारा कॉमा सेपरेटेड है या कॉलन सेपरेटेड है, सेपरेटेड बाय कॉलन। सारी फील्ड्स अगर आप देखेंगे तो ये कॉलन से सेपरेटेड है। और ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम वाली चीज है कि कॉलन से ये सब सेपरेटेड है। कॉलन से सेपरेटेड है तो फिर उसको हमको प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक से काम करवाना पड़ेगा, इससे तभी काम हो पाएगा, राइट। तो पहला अभी हमारे पास टास्क तो ये आ जाता है कि पहले समहाउ इसको हम लोग प्रॉपर कॉलमिनर फॉर्मेट में कन्वर्ट करें यूजिंग पाइथन। वो एक बार वैसा कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद उस पर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये जो डेटा सेट है ये किस चीज का है? तो ये एक वाइन रिफाइनरी का है जहाँ पे वाइन मैन्युफैक्चर होती है। और वाइन मैन्युफैक्चर होने के बाद वाइन को जब असेस किया जाता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वाइन बहुत अच्छी है, ठीक है, एवरेज है, वॉट एवर इट इज, ठीक है, तो वो कैसे कंसिडर किया जाता है, कैसे निकाला जाता है? अगेन ये थोड़ा सा डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन है। आप लोगों को नहीं पता होगा, किसी ने भी वाइन वगैरह की फील्ड में काम नहीं किया, वाइन रिफाइनरी वगैरह में, तो नहीं पता होगा, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट फिर भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसके ऊपर एल्गोरिदम तो रन कर ही सकते हैं, ठीक है। तो वाइन की जो क्वालिटी है वो असेस होती है इन सभी फैक्टर्स पे, लाइक फिक्स्ड एसिडिटी, वॉलेटाइल एसिडिटी, सिट्रिक एसिड, रेसिडुअल शुगर कितना उसके अंदर, क्लोराइड्स कितने हैं, फ्री सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, टोटल सल्फर डाइऑक्साइड उसमें कितना है, डेंसिटी कितनी है, पीएच उसका कितना है, पीएच मतलब उसका एसिडिटी और बेसिक लेवल, सल्फेट्स कितने हैं उसमें, अल्कोहल कितना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीजें उसकी कैलकुलेट की जाती है, ये सारी चीजें उसकी पता करी जाती है, और बेस्ड ऑन दीज ऑल थिंग्स वी ट्राई टू फिगर आउट कि भाई वाइन की क्वालिटी अच्छी है, बुरी है, या किस तरह की है, ये पूरा उससे फिगर आउट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा यूज केस है। इज इट समथिंग क्लियर कि क्या हमारे पास यूज केस है ये? इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलो, तो अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, यानी इसको हम लोग रन करके देखते हैं डिसीजन ट्री क्लासिफायर से। क्या मैं इस पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा सकता हूँ? यस सर। लगा सकते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी क्या है, क्लासिफिकेशन का मॉडल है, तो इसके ऊपर क्लासिफिकेशन के सारे मॉडल अप्लीकेबल है सेम डेटा सेट पे, राइट। मतलब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर नेव बेस एल्गोरिदम लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर चाहे तो KNN लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर चाहे तो रैंडम फॉरेस्ट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, सारे एल्गोरिदम इस पे लगेंगे, जितने भी क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम है, एवरीथिंग इज अप्लीकेबल हियर, ठीक है। तो बट इसको अभी मैं डिसीजन ट्री क्लासिफायर के कॉन्टेक्स्ट में चला रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये डिसीजन ट्री पे ही लगेगा, ये सब पे लग सकता है, किसी पे भी लगा लो, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी हैं। पहली चीज तो जो कि नॉर्मली हम लोग करते हैं कि जैसे numpy, pandas, sklearn, ये sklearn डॉट ट्री जो है ये डिसीजन ट्री के लिए स्पेसिफिक लाइब्रेरी है। sklearn डॉट
अगर आपको याद हो तो हमने स्केलॉन लॉट डॉट लीनियर भी लीनियर करके भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करी थी, स्केलॉन डॉट लीनियर। वो किस लिए करी थी हमने? वो हमने करी थी लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, अगर आपको याद हो। तो लीनियर मॉडल करके लाइब्रेरी थी, वो इंपोर्ट करी थी। अभी यहाँ पे ट्री बेस्ड मॉडल आप पढ़ रहे हो, तो इसलिए स्केलन डॉट ट्री से आप उसको इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। देन नंपाई पंडास, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिए, रिपीटेड स्टेटमेंट है। सीबॉन है जो विजुअलाइजेशन के काम आएगा, मेटप्लॉटली पे विजुअलाइजेशन के लिए है। मॉडल सिलेक्शन, तो मॉडल सिलेक्शन जो रहता है हमेशा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के लिए आता है, डेटा को दो पार्ट्स में बांटना है, ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में, तो उसके लिए यूज हो रहा है। डिसीजन ट्री क्लासिफायर, ये ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट कर ली तो डुप्लीकेट है। देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा मेट्राइसिस। मेट्राइसिस हमको कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह मेजर करना है तो उसके लिए आएगा। देन मेट्राइसिस से हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्यूरेसी स्कोर ला रहे हैं, F1 स्कोर ला रहे हैं, रिकॉल ला रहे हैं, प्रिसिजन ला रहे हैं और कंफ्यूजन मैट्रिक्स ला रहे हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट। आई मीन काउंट वेक्टराइजर है, ये अभी अपने को लगेगा या नहीं लगेगा, आई विल टेल यू। तो ये हमने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी है इसमें से, ठीक है। मैं इसमें से डुप्लीकेसी हटा देता हूँ ताकि, हाँ सर एक्चुअली वो डुप्लीकेसी पे ही था कि इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन व्हाई वी हैव नहीं नहीं, वो सिर्फ कोड करते टाइम पे मैंने 2 बार लिख दिया और कुछ नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन फॉर इट, ठीक है। तो मैं इसको हटा भी रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और कुछ है, ठीक है। तो सर इसको रन किया हम। एक और चीज पूछनी थी, ये जो हम मैटप्लॉटलिब परसेंटाइल मैटप्लॉटलिब इनलाइन यूज करते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? रन करके देखो, आपको समझेगा, विजुअली दिखेगा, कुछ नहीं होता है। वो छोटा सा एक बहुत छोटा सा विजुअल डिफरेंस है, सर विच मुझे इज एक्चुअली हार्डली। मैंने ट्राई किया था बट मुझे समझा नहीं डिफरेंस, इसलिए हाँ। हाँ, वो कुछ नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है कि कमेंट्री आती है, उस मतलब जब आपका ग्राफ बनता है तो उसके नीचे कुछ लिखा हुआ आता है, एक लाइन लिखी हुई आती है, तो उसको हटाने के लिए होता है। मे बी मैं वो नोटिस नहीं किया, ट्राई कर। हाँ, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, आप चाहो तो उसको अवॉइड क्योंकि भी कर एक्चुअली सकते हो। मैंने प्लॉट्स मतलब इसको इस लाइन को रिमूव करके भी चलाया और नॉर्मली भी चलाया, तो दोनों में डिफरेंस कुछ समझ करेक्ट, नहीं आ रहा था। कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, वही मैं ना, उसमें वो विजुअल डिफरेंस और कुछ नहीं है। ओके नाउ अब जैसा हमने बोला था, डेटा सेट के साथ हमारे पास एक चैलेंज है कि डेटा सेट CSV फॉर्मेट में तो है, बट वो जो है वो कॉलम सेपरेटेड है। तो हमने क्या कर दिया, CSV फॉर मतलब रीड अंडरस्कोर CSV डाला, और कॉलम हमने सेपरेटर में हमने क्या कर दिया, कॉलन डाल दिया यहाँ पे, विच सेज कि ये कॉलम सेपरेटर है, ठीक है। तो ये हमने रन किया। अब इसके अंदर वाइन DF अगर हम रन करके देखें तो डेटा हमारे पास बराबर से आना चाहिए। तो वाइन अंडरस्कोर DF, ये देखोगे तो ये देखो आप, डेटा बराबर से क्लासिफाई हो गया। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि पाइथन कितना सिंपल लैंग्वेज भी है, इसकी लाइब्रेरीज कितनी पावरफुल है। यही चीज अगर आपको C++ या किसी और लैंग्वेज में करना होता तो आई थिंक कि थोड़ा सा बड़ा काम हो जाता है। बट यहाँ पे आपने बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ एक पैरामीटर को यहाँ पे एडिशनली डाल के, ये जो पैरामीटर है इसको एडिशनली डाल के इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद द डेटा। दैट्स व्हाई वी से कि पाइथन थोड़ा सा, पाइथन इज अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज ना। उसके बाद हम लोग सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं उसके टॉप 10 रिकॉर्ड्स को, ताकि हम लोग देख पाए कि डेटा बराबर से आया या नहीं आया, उसमें एबनॉर्मलिटी कुछ तो नहीं आ गई इंपोर्ट वगैरह करने में। बट ऑल लुक्स गुड, जो भी डेटा हमको दिख रहा है वो ठीक है। हमने जब इंपोर्ट वगैरह किया डाटा को तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है कि इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं इंपोर्ट वाली, तो उसमें हो सकता है कि कोई कॉलम करप्ट हो जाए या कुछ हो जाए, वही हम देखने की कोशिश करते हैं। सो ऑल लुक्स ओके, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग वही पुरानी सारी स्टेप्स करेंगे, सारी भी करेंगे, उसमें से कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अगेन डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, यही वाली सारी स्टेप्स फिर से यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। जो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए उसके चेंजेस डाल सकते हैं। मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आई माइट नॉट रन ऑल द प्री प्रोसेसिंग बट सम प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरा इंटेंशन है आपको डिसीजन ट्री दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप कंसीडर कर रहे हैं। डेटा टाइप इसलिए क्योंकि पहचानना है कि कौन सा फ्लोट है, कौन सा कैरेक्टर है। जो कैरेक्टर है उसको जो भी हमारा कैटेगरिकल डेटा है तो उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, जिसको आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है उसको वैसा कर लो। बट अभी फिलहाल हमारे पास अगर देखेंगे तो इसमें कहीं पे भी हमारे पास कुछ एबनॉर्मलिटी दिख रही है किसी डेटा सेट में, कुछ चेंज करने की जरूरत लगती है। अरे फ्लोट No, sir. 64 इंट 64 सर 64। 64 मतलब 64 बिट का है, वो जगह रहती है, वो तो उसका डेटा टाइप है। अच्छा ओके ओके सर ओके। बट कुछ चेंज करने की जगह आपको लग रही है कि कहाँ पे चेंज होना चाहिए? No, sir. कहीं भी नहीं, चेंज नहीं करना कहीं, पक्का?
Quality can be changed maybe. क्वालिटी कैन बी चेंज, ओके। चलो क्वालिटी एक हम देख सकते हैं, शायद ये चेंज हो, और कुछ तो नहीं है, बाकी तो ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से देखो, मैं भी आगे आपको बताता जाऊंगा कहाँ पर करना है। तो अभी हम लोग इसका शेप देख रहे हैं, कितने कॉलम है इसके अंदर। ये शेप से हमको पता चलता है कितनी रो कितने कॉलम है। ऑल आर जस्ट फॉर विजुअल यूज, अभी आपका कुछ इसमें आ नहीं रहा है। ट्रांसपोज से आप उसका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, जो मैं बता चुका हूँ कैसे वर्क करता है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे यूनिवेरिएट एनालिसिस यानी डेटा विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। डेटा विजुअलाइजेशन हमने थोड़ा ही पढ़ा है अभी तक, तो इसमें थोड़ा आपको डेटा विजुअलाइजेशन के यूज केस भी हो जाएंगे, जो कि एक तरह से कवर होगा पाइथन के साथ में, या हो चुका है एक तरह से, आप ये बोलेंगे तो। अभी डेटा विजुअलाइजेशन इसमें हम लोग करते जा रहे हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। अलग से स्पेसिफिकली हमने इस पर डिस्कशन नहीं किया डेटा विजुअलाइजेशन पे, बट यूज केसेस में कर रहे हैं। तो हमने मैटप्लॉटलिब और सीबॉन को इम्पोर्ट किया है ना, ये ऑलरेडी मैं कर चुका था ऊपर। नाउ इसके अंदर हमने क्या किया है, पहला बनाया है काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट क्या होता है? तो काउंट प्लॉट एक ऐसा प्लॉट होता है जो कि आपको ये बताता है कि हर एक, जैसे हमारे पास क्वालिटी नाम की एक फील्ड थी, तो क्वालिटी नाम की फील्ड पे आते हैं हम लोग डेटा सेट में। तो क्वालिटी नाम की जो फील्ड है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, क्वालिटी 5 है। और 5 मतलब मे भी एक ग्रेड हो सकता है कि अच्छी के लिए 5 बोल रहा है, या मीडियम टाइप की। 6 मतलब और अच्छी, 7 मतलब और अच्छी। ये वाली फील्ड देख रहा हूँ मैं, ये वाली चीज देख रहा हूँ मैं, ये क्वालिटी को इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद 5, 7, 4 मतलब थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है, एवरेज टाइप की है, बिलो एवरेज वाइन है। इसी तरह से अगर आपको देखना है तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई जो भी गिवन डेटा है उसमें कितनी वाइन्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की है, कितनी बहुत अच्छी की है और कितनी बहुत खराब क्वालिटी की है। तो वो हमको कहाँ से पता चल रहा है? तो वो हमको ये क्वालिटी वाली जो फील्ड है लास्ट वाली, उससे पता चल रहा है। तो उसको अगर आपको देखना है तो ऐसा काउंट कर सकते हैं आप एक एक करके कि यार 5 हमारे पास जो है क्वालिटी 5 की है, 6 हमारे पास जो है क्वालिटी आई मीन 10, 16 जो है वो क्वालिटी 6 की है, मे बी 20 जो है वो क्वालिटी 7 की है, 4 जो है क्वालिटी 2 की है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि डेटा कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जो भी हमारे पास जितनी भी वाइन्स आई हैं, जो सैंपल्स आए हैं वाइन के, उसमें मेजरली किस तरह की वाइन है, एवरेज क्वालिटी की वाइन है, या बहुत सारी अच्छी क्वालिटी की वाइन है, या बहुत सारी खराब क्वालिटी की वाइन है। वो एक जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए और इंडिकेशन के लिए होता है, जो आपको समझेगा। तो वही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो करने के लिए हमने क्या किया है, काउंट प्लॉट बनाया है। तो काउंट प्लॉट आपको क्या बोलता है? काउंट प्लॉट बोलता है कि जो भी फील्ड आप पास कर रहे हैं उस फील्ड के अंदर अलग अलग जो लेवल है, जैसे क्वालिटी 3 वाइन, क्वालिटी 4 वाइन, क्वालिटी 5, 6, 7 और 8, ये 8 अलग अलग, मतलब ये अलग अलग क्वालिटी है हमारे पास वाइन की। तो हम ये देखना चाहते हैं कि वाइन कैसा स्प्रेडेड है, कैसी उसकी क्वालिटीज है, मतलब किस तरह का प्रोडक्शन मेजरली हो रहा है कंपनी में। ठीक है, तो उसके लिए हमने काउंट प्लॉट बनाया। काउंट प्लॉट आपको क्या करेगा, ये गिन के देगा कि क्वालिटी 3 की इतनी वाइन है, क्वालिटी 4 की इतनी वाइन हमारे पास है, क्वालिटी 5 की हमारे पास इतनी वाइन्स हैं, वाइन के सैंपल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये हम लोग रन करके देखते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, काउंट प्लॉट, और काउंट प्लॉट के बाद जिसके ऊपर भी काउंट प्लॉट बनाना है, जिस भी फील्ड के ऊपर, उस फील्ड का नाम दिया आपने। वाइन फील्ड का नाम है क्वालिटी फील्ड, उसके ऊपर आपने ये रन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको रन करेंगे तो ये आपके पास ये बन गया। ठीक है, अब ये बनने के बाद इसमें एक चीज आपको और बता दूं, जो डेटा क्लीनिंग और रिजल्ट इंप्रूवमेंट के काम आती है, कि हमारा जो वाई वेरिएबल रहता है, वाई वेरिएबल में क्लासेस मतलब कि वाई वेरिएबल हमारा जो रहता है उसमें हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो 0, 1, यस, नो, ट्रू, फॉल्स, इस तरह की चीजें करते हैं, राइट। ऐसा हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी लोन डिफॉल्टर वाले केस में आप पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि बंदा लोन रिपे करेगा या नहीं करेगा। तो ये हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कितनी क्लासेस है? इसमें 2 क्लास है, ट्रू, फॉल्स, यस, नो या 0 या। अगर मेरे पास 2 की जगह 7 क्लासेस हो किसी भी डेटा सेट में, तो वो अच्छा इंडिकेशन है या बुरा इंडिकेशन है? कि भाई आपको जैसे वाइन क्वालिटी, तो यहाँ पे हमारे पास क्वालिटी 3 की वाइन, क्वालिटी 4 की वाइन, क्वालिटी 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, इतनी सारी क्लासेस है। तो ये अच्छा है या बुरा है वाई वेरिएबल में इतनी सारी क्लासेस होना? सर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, मॉडल को बहुत सारा लर्न करना पड़ेगा, मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा और मिस क्लासिफिकेशन मॉडल में बढ़ेंगे। अगर जितनी ज्यादा क्लासेस होंगी उतना मॉडल में मिस क्लासिफिकेशन बढ़ेंगे, प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि अगर वाई वेरिएबल में बहुत सारी क्लासेस है तो उन क्लासेस के करस्पॉन्डिंग
आपके पास y वेरिएबल में मिसक्लासिफिकेशन भी बढ़ते हैं और मिसक्लासिफिकेशन के साथ में प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। अब इस प्रैक्टिकल चैलेंज को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसको दूर करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम पहले काउंट प्लॉट लिए, और काउंट प्लॉट देने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें मेजरली कितनी क्लासेस है? एक ऐसे तो प्रैक्टिकली बोला जाए तो 1 2 3 4 5 6 क्लासेस हमारे पास है। Three क्या इन classes, 6 क्लासेस को हम कम कर सकते हैं क्या किसी तरह से? you can take 3 classes maybe. कैसे? 3 या 4 में ला सकते हैं। 3, 4, 5, 6 and 7, 8. हाँ, ये तो सर 6 में क्लासेस भी है, ला इनको कम सकते कैसे तो कम मतलब कैसे 3 करेंगे? 3 और 4 को क्लब कर सकते हैं, 5 और 6 को क्लब कर सकते हैं because values are nearly the same. और Correct. 7 2 में भी ला सकते हैं। करेक्ट। इसमें ग्रेडियंट तो डेफिशिएंट ये जो अगर देखेंगे तो इन दोनों को मिला सकते हैं, क्योंकि टोटली इनके सैंपल 100 से कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 और 4 को मिक्स मर्ज करके एक नया क्लास बना दो, राइट? इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 8 का वैल्यू कम है और 7 का, ये दोनों पास पास वाले, तो इनको मर्ज कर सकते हो आप, ये दो तो कर सकते हो एटलीस्ट। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके पास, क्योंकि ये जो है ये होना ना होना लगभग बराबर ही है, एक जैसी चीजों का इंडिकेट कर रहा है वो, ठीक है? तो इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको आप मर्ज कर सकते हैं। मर्ज कर दो इन दोनों क्लासेस को, तो एक क्लास ये हो जाएगी, दूसरा हमारे पास में भी ये हो गया, तीसरा हमारे पास ये हो गया, चौथा ये हो गया। और भी कुछ करना है आप इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपके एल्गोरिदम को क्लासिफिकेशन करने में आसानी हो जाएगी। अगेन जो हैकाथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, उन लोगों के लिए भी है, ऐसा भी कुछ इंडिकेशन आप दिखता है तो ये भी आप कर सकते हैं एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट के लिए। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी 3 हो या 4 हो, ये बराबर से क्लासीफाई नहीं होगा। बट अगर ये सैंपल बढ़ गए तो बढ़ गए सैंपल, तो मॉडल को ट्रेनिंग करने के लिए ज्यादा डेटा मिलेगा। ज्यादा डेटा मिलेगा तो वो ये तो एटलीस्ट बता पाएगा कि ये जो वाइन की क्वालिटी है, दिस वाइन क्वालिटी इज एटलीस्ट बिलो 5। बिलो 5 मतलब आप इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ यार ये पुअर है, और ये जो है ये अबाउ 6 है, मतलब बहुत अच्छी है। इससे आपको एक ये क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है, जो कि एक हेल्पफुल होता है रादर देन गेटिंग समथिंग रॉन्ग। इसलिए इनको मर्ज कर सकते हैं आप। तो ये एक मैंने आपको और टेक्निक बताई है किस तरह से एक्यूरेसी के ऊपर आप फर्क डाल सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि कैसे उसको करना है मर्ज। मर्जिंग में आपको नहीं सिखाऊंगा कैसे की जाती है, वो पाइथन का प्रोसेस है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है? कि 5 सॉरी हम्म, सब 5 और 6 को नहीं मर्ज कर सकते। नहीं ना, वो तो मेजोरिटी में है ना। अभी 5 और 6 तो कंसिडरेबली है डिफरेंट एक दूसरे से, मतलब डिफरेंट नहीं है मतलब, पर उसके सैंपल कंसिडरेबल है हमारे पास, सफिशिएंट सैंपल है, तो उनको मर्ज करके कोई फायदा नहीं है ना। क्योंकि आपको तो ये क्लैरिटी चाहिए ना कि 5 क्वालिटी की 6 की, आप तो ये भी चाहते थे कि इनकी भी क्लैरिटी मिल जाए, पर इनके सैंपल ही आपके पास ज्यादा नहीं है, तो उनको मर्ज कर दो, ठीक है? नाउ उसके बाद है डिस्ट प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, जो कि अगेन फ्रीक्वेंसीज बताता है कि किस तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं पर हर चीज की। तो जैसे एसिडिटी है, एसिडिटी को आपको पता करना है कि एवरेज एसिडिटी किस रेंज में घूम रही है आपके पास, जितने भी फाइन के सैंपल है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट से आप पता कर सकते हैं। ये प्लॉट्स तब ज्यादा काम के हैं जब आपको डोमेन नॉलेज अच्छा रहता है उस पर्टिकुलर फील्ड का। अभी यहाँ पे फिक्स एसिडिटी कितनी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, एवरेज होनी चाहिए, वो हमें पता ही नहीं है। तो ये ज्यादा अपने लिए मतलब हम लोगों के लिए अभी फिलहाल मैटर नहीं करता, बिकॉज वी डोंट नो द डोमेन। बट जो लोग डोमेन को जानते हैं, जो लोग उस पर्टिकुलर फील्ड को जानते हैं, तो उनको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर मैक्सिमम जो है इस तरह की क्वालिटी है, उस तरह की क्वालिटी, उसके बेसिस पे वो डिसीजन बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एवरेज क्वालिटी हमारे पास जो है वो फिक्स्ड एसिडिटी जो है वाइन की, वो मेजरली इस रेंज में घूम रही है, इस रेंज में एसिडिटी घूम रही है, ठीक है? तो ये हमारे पास है 6 से 8 के बीच वाली एसिडिटी। नाउ नेक्स्ट चीज अगर हम देखेंगे तो कोरिलेशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरिलेशन क्यों करते हैं पता? कोरिलेशन से क्या फायदा नुकसान होता है? How the Depending various on- factors are connected with the quality. हाँ, उससे हमको पता चलता है ना कि वेरिएबल आपस में एक दूसरे से कितने कोरिलेटेड है, कितने कनेक्टेड है। और वो वेरिएबल जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा कोरिलेटेड होते हैं, तो उनमें से एक वेरिएबल को आप ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे 2 वेरिएबल एक दूसरे को बहुत ज्यादा कोरिलेट कर रहे हैं, वाई इसमें नहीं डालते, सब एक्स वेरिएबल पे ही कोरिलेशन हम लोग देखते हैं। तो एक्स वेरिएबल पे आप कोरिलेशन देखो, और कोरिलेशन देखने के बाद वो सारे वेरिएबल जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, मतलब मान लो फील्ड ए और फील्ड बी एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, 90% कोरिलेशन दे रहे हैं, 80% कोरिलेशन दे रहे हैं,
then in that case you can think of dropping one variable out of the two. मतलब ए और बी दोनों में से बी को ड्रॉप कर दो या ए को किसी एक को ड्रॉप कर दो, ऐसा आप ट्राई कर सकते हो, उससे भी फर्क आता है चीजों के अंदर काफी। ठीक है, तो वो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर, कोरिलेशन मैट्रिक्स यहाँ पे आपके लिए बना रहा हूँ। नाउ एक्टिविटीज आप लोगों को करनी है बाद में जाके। तो ये जैसे हीट मैप आपने बनाया, हीट मैप आपको ये इस तरह का ग्राफ बना के देता है ताकि कोरिलेशन आसानी से पहचान में आ जाए। नहीं तो टेबुलर फॉर्म में ये सारी वैल्यूज को रीड करना मुश्किल हो जाता है, बट अगर ये कलरफुल रहती है तो बहुत आसानी से पकड़ में आती है। तो वो इसलिए हम लोगों ने क्या करा है, हीट मैप बनाया है जो कि कलर के साथ इसको दिखा रहा है चीजों को। ठीक है, तो वाइन क्वालिटी वाइन डीएफ डॉट कोरिलेशन एंड देन अनॉट इज इक्वल टू ट्रू। ये अनॉट का मतलब क्या हो गया कि अगर आप इसको ट्रू नहीं रखोगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा, सिर्फ कलर्स आएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अभी मैं ऐसे ही रन किया है, डायरेक्ट रन किया विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। अभी अनॉट को कमेंट करता हूँ मैं, देखो अनॉट को कमेंट किया तो ये नंबर हट गए बीच के। ठीक है, हटाया तो नंबर आए, उसको कमेंट कर दूंगा तो नंबर चले जाएंगे। इसी तरह से लाइन विड्थ को अगर आप देखेंगे 5 मैंने डाला है, उससे क्या फर्क आता है, कुछ नहीं है। एक्चुअली ये थिकनेस बता रहा है और कुछ नहीं इसकी, तो वो ये ऑप्शनल पैरामीटर आपके लिए हो सकती है। ये देखो, ये जो बीच की जो लाइन की थिकनेस है, थोड़ा और इसको विजिबल करने के लिए मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो ये जो व्हाइट लाइन दिख रही पीछे वो चौड़ी हो जाएगी। ये दिखा चौड़ी हो गई व्हाइट लाइन्स, तो ये इसके लिए होता है। 20 कर देता हूँ तो बहुत चौड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये व्हाइट थिकनेस के लिए कंट्रोल होगा। देन उसके बाद सेंटर इज इक्वल टू 0, सी बार, ये सब चीजें। सी बार इज इक्वल टू फॉल्स है, अब सी बार को मैं ट्रू कर देता हूँ फॉल्स की जगह पे, तो क्या फर्क आता है। तो ये अगर आपको कोई पैरामीटर समझ में नहीं आती जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो सी बार मतलब ये साइड वाला जो बार आता है इसको लाने के लिए होता है। ये आपको इंडिकेट करता है कि ब्लू का मतलब क्या है, लाइट ब्लू का मतलब क्या है, व्हाइट का क्या है। तो अगर सी बार आपने ट्रू डाला तो ये आएगा, अगर इसको आप फॉल्स डालोगे तो नहीं आएगा। मैंने कमेंट किया है, कमेंट करा मतलब बाय डिफॉल्ट वो ट्रू ही रहता है। अगर इसको हटाना है तो आपको इसको फॉल्स करना पड़ेगा। सॉरी, फॉल्स किया तो वो हट गया। ठीक है, ना ये हो गया। उसके बाद यहाँ से आप कलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं इसके, YLGNBU, तो इसके आप इंटरनेट पे ढूंढ लो कलर कोड्स क्या होते हैं, उसके हिसाब से आप इस पे प्ले कर सकते हैं, इसको अलग अलग कलर्स में भी प्रिंट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ हीट मैप वर्क्स। ठीक है, अब इसमें हमारा जो मेन एम था वो था कोरिलेशन पता करना। क्या आपको कोई 2 फील्ड है जो कोरिलेटेड दिख रही है, 2 से ज्यादा फील्ड है जो कोरिलेटेड दिख रही है आपस में? कौन सी ऐसी फील्ड है जो कोरिलेटेड दिखती है यहाँ पे? किन में कोरिलेशन ज्यादा है, या नेगेटिव कोरिलेशन ज्यादा है या पॉजिटिव कोरिलेशन ज्यादा है कोई ऐसी फील्ड? थोड़ा बहुत कोरिलेशन इसमें दिखता है, इससे ज्यादा कोरिलेशन तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। 0.67 looks like to be maximum correlation between density and fixed acidity. So density और fixed acidity, इनके बीच में कोरिलेशन हमको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और सिट्रिक एसिड आल्सो। हाँ ये वाला फिक्स्ड एसिडिटी एंड सिट्रिक एसिड। फिर एक ये वाला भी है, ये तो डेंसिटी और उसका ही है। ये क्या है, ये भी एक है सल्फर डाइऑक्साइड और टोटल सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये फील्ड्स हैं जिनके हाँ यस सर वही। हाँ, तो इनके बीच में कोरिलेशन दिखता है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है मतलब बहुत बड़ा फर्क ये डालेगा, थोड़ा सा इसमें डाउट है। नाउ फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पस आप क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 में से एक फील्ड ड्रॉप करके चेक कर सकते हैं क्या इसका कुछ फर्क आता है क्या आपके फाइनल रिजल्ट्स में। बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, तो यू कैन ट्राई आउट दिस। इसी तरह से पीएच को और फिक्स्ड एसिडिटी को भी देख सकते हैं, दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है तो इसका भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 6 सेट पे अगर फिक्स्ड एसिडिटी और पीएच, यस एक ही फील्ड है, तो इनको ड्रॉप करके आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इंप्रूवमेंट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आना चाहिए हटाने के बाद। ठीक है, इसी तरह से वैल्यू काउंट किस लिए होता है, तो वैल्यू काउंट आपको बताता है कि हर एक कॉलम की वैल्यूज कितनी है। तो 5 नंबर वाले इतने हैं, 6 नंबर वाले इतने हैं, 7 वाले इतने, 4 और 8 और 3 में इतने सैंपल्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास 4 में, 8 में, 3 में, इनमें बहुत कम है। तो लर्निंग भी बहुत कम होने वाली है यहाँ पे।
जबकि इनमें अच्छे खासे सैंपल्स हैं तो इसको मॉडल अच्छे से लर्न कर पाएगा। ज्यादा सैंपल होंगे, ज्यादा डेटा आएगा तो मॉडल अच्छे से लर्न कर पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा चीजों को। अगर सैंपल ज्यादा नहीं आएंगे तो मॉडल भी लर्न यानी ट्रेन नहीं हो पाएगा ठीक से। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इनको किसी तरह से हम लोग हटा सकते हैं। तो इनको हटाने के लिए हमने देखा कि 4 और 3 इनको मर्ज कर सकते हैं, या मर्ज करके सभी को 5 में भी मिला सकते हैं। 4 और 3 को उठा के 5 में आप डाल सकते हैं अगर कम क्लासेस करनी है तो। 6 को रहने देते हैं इंडिविजुअली, और फिर 7 और 8 को मर्ज कर सकते हैं। तो 7 और 8 को मर्ज करके एक बना दो, 4 और 3 को मर्ज करके 5 में मिला दो, और 6 कर दो। तो एक ये क्लास होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। इस तरह से आपके पास 3 क्लासेस हो जाएगी। अगेन ये डिसीजन आपका है कि आपको कैसे इसमें प्ले करना है। अभी मैं ऐसा प्ले कर रहा हूँ कि भाई ऐसा भी कर सकते हो, तो मैंने ऐसा कर दिया कि 4 और 3 को मिला के 5 में डाल दिया, 6 को इंडिविजुअली रहने दिया, और 7 और 8 को आपस में मर्ज कर दिया। यू कैन ट्राई आउट समथिंग एल्स एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे मर्ज करेंगे ये मैंने बताया हुआ है आपको। कैसे मर्ज करेंगे हम लोग, तो हमने वाइन क्वालिटी नाम की फील्ड ली, उसके ऊपर डॉट रिप्लेस लगाया है। तो वाइन क्वालिटी डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस उसको किससे करना है, तो हमको करना है 8 को 7 से रिप्लेस। मतलब जहां जहां पे भी हमारे पास 8 लिखा हुआ है वाई में यानी क्वालिटी वाली फील्ड में, उसकी जगह उसको 7 लिख देना है। ताकि क्या होगा, 8 जाके 8 जाके 7 बन जाएगा। तो 8 के जितने रिकॉर्ड है वो सब 7 बन जाएंगे। तो 8 को रिप्लेस कर दिया 7 से। इसी तरह से यहाँ पे हमने 3 को रिप्लेस कर दिया 5 से। तो जहां पे भी 3 लिखा है हमारे डेटा में उसकी जगह हम 5 लिख देंगे। तो 3 से वो 5 बन जाएगा। 4 को हम लोग 5 लिख देंगे, तो 3 और 4 दोनों मिलकर 5 बन जाएंगे। तो अब हमारे पास जो क्लासेस होगी वो सिर्फ रहेगी 5, 6 और 7। 3 क्लासेस रह गई। आप चाहते तो इसमें 4 क्लासेस भी रख सकते थे, आप चाहते तो इसको 2 क्लास भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू, बट अगेन उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी एक्यूरेसी पे और दूसरी एनालिसिस पे आने वाला है। तो इसलिए केयरफुली इसको रन करना है। अभी मैं मर्ज कर दे रहा हूँ सबको, और इस तरह से मेरे पास सिर्फ 3 फील्ड रह गए, 5, 6 और 7। 3 ही क्लासेस रह गई। ऐसा आप अपने एक्स वेरिएबल्स पे भी कर सकते हैं। एक्स वेरिएबल्स में भी ऐसे कुछ कुछ फील्ड्स होंगी जो बहुत सारी क्लासेस रखती होंगी। ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्लासेस। क्या फायदा होता है नंबर ऑफ क्लासेस रिड्यूस करने का? नंबर ऑफ क्लासेस रिड्यूस करने का, अगर एक्स वेरिएबल में नंबर ऑफ क्लासेस बहुत सारी है तो उसका क्या फायदा होता है, मतलब उसका क्या नुकसान होता है? अगर एक्स वेरिएबल में बहुत सारी क्लासेस लाइक सिटीज, अभी इंडिया की सिटीज की अगर हम बात करेंगे, दैट इज वन कॉलम। तो कितनी सिटी होगी इंडिया में? मे बी 400 500 सिटीज तो होंगी, जस्ट ऑन अ हाई लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो क्या इसको कैटेगरिकल वेरिएबल रखा जाए, और कैटेगरी इसको कैटेगरिकल रख देंगे तो क्या नुकसान होगा हमारे पास, या क्या फायदा होगा? सर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, बहुत सारी क्लासेस पे वर्क करना पड़ेगा आपके मॉडल को। आपके मॉडल को 400 क्लासेस को कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे कैलकुलेशन हो जाते हैं उसके साथ में। तो ये मॉडल जो रहेगा वो रिसोर्स इंटेंसिव बन जाएगा, मतलब बहुत सारा टाइम लेगा आपका मॉडल रन होने में। ठीक है, तो इसको प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा लगेगी, रैम बहुत ज्यादा लगेगी, टाइम बहुत खाएगा ये। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं, मतलब अगर एक्स वेरिएबल में बहुत सारी क्लासेस अगर आपको मिलती है तो आपका मॉडल हेवी होगा, उसको रन करने में टाइम लगेगा, ऑफकोर्स एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी नहीं देगा वो। ये सारे इसके साथ ड्रॉबैक्स आ सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करें, इन सबको मर्ज करके क्लासेस को रिड्यूस करो। और सिटीज को रिड्यूस करना है तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, किस में रिड्यूस कर सकते हैं? सिटीज को स्टेट्स में रिड्यूस कर सकते हैं, स्टेट्स बना सकते हैं सिटीज के। तो 400-500 जो सिटीज थी वो 29 स्टेट्स के अंदर रिड्यूस हो जाएगी। तो अब आपका जो 400 से 500 क्लासेस थी वो सिर्फ इतनी सी कैटेगरीज के अंदर आ गई। ठीक है, अगर इसको फर्दर रिड्यूस करना है तो और भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, स्टेट्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? रीजन में रीजन बना दो, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल। तो ये 29 जो क्लासेस थी वो 5 क्लासेस में रिड्यूस हो जाएगी। तो ये आप काम कर सकते हैं। नॉर्मली ये डेटा विजुअलाइजेशन करते टाइम भी बहुत काम आता है। कुछ लोग आउट ऑफ यू देयर आर फ्यू पीपल हु आर वर्किंग ऑन टेब्ल्यू। तो ये टेब्ल्यू में भी बहुत काम की चीजें आप लोगों के लिए, अगर आपको कुछ एनालिसिस करना है, डेटा एनालिसिस यानी डेटा शो करना है कि हाउ डेटा इज टेलिंग द स्टोरी, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो नॉर्दर्न रीजन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ईस्टर्न रीजन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वेस्टर्न रीजन में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, साउथर्न में मॉडरेट परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसा बता सकते हैं। अगर इसका फर्दर ड्रिल डाउन चाहिए तो फिर आप स्टेट्स पे जा सकते हैं कि यार नॉर्थन में दिल्ली जो है उसमें अच्छा काम करता है ये, बट पंजाब में अच्छा काम नहीं कर रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप कर सकते हैं इसमें।
एनीवेज, तो अभी हम लोगों ने क्लासेस में रिड्यूस कर दिया, 3 क्लासेस बना दी इसकी। और 3 क्लासेस बनाने के बाद अगली चीज हमारे पास क्या होगी, तो अगला हमारे पास है अगला हमारे पास है कि अब डेटा को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं ट्रेन और टेस्ट में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डेटा प्री प्रोसेसिंग में पूरी नहीं कर रहा हूँ। यू कैन डू योर डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड ड्यू डिलिजेंस, जो भी करना है वो आप अपने हिसाब से कर लेना बाद में, जितना हम लोगों ने पहले डिस्कस किया उसके हिसाब से। अभी हम लोग डिसीजन ट्री क्लासीफायर रन करने की कोशिश करते हैं, मतलब इसको ब्रेक करते हैं ट्रेन और टेस्ट में। तो ट्रेन और टेस्ट में ब्रेक कर दिया मैंने। टोटल 500 के आसपास रिकॉर्ड्स थे, उसमें से 1100 रिकॉर्ड इधर और 400 रिकॉर्ड इधर छोड़ दिया। और अब हम लोग डिसीजन ट्री क्लासीफायर रन कर रहे हैं। तो डिसीजन ट्री क्लासीफायर का मैंने बताया था, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यानी जब भी आपको रन करना फंक्शन सिंपल है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, सिर्फ यही आपको लिखना है। और उसके अंदर सीआर इटरेशन जो है वो एंट्रोपी लिखा है, यानी आपको एंट्रोपी यहाँ पे कम करनी है। एंट्रोपी मतलब आपको मैंने बताया था एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ इम्प्योरिटीज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी पे, हाँ, तो उसको रिड्यूस करना है आपको, इसलिए आपने एंट्रोपी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने मॉडल रन कर दिया। और मॉडल रन करने के बाद फिर भाई हमारा जो भी मशीन लर्निंग मॉडल है, आपको याद है हमेशा 3 स्टेप में ही काम करता है। पहला तो क्या करना, उसका इंपोर्ट करना मॉडल को। तो इंपोर्ट करना मतलब लाइब्रेरी को कॉल करते टाइम पे मैंने डिसीजन sklearn डॉट ट्री, आपको याद हो sklearn डॉट ट्री, तो उसमें डिसीजन ट्री क्लासीफायर इंपोर्ट कर लिया था, मतलब पहला स्टेप आपने कर लिया था। दूसरा स्टेप क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना मॉडल का। मॉडल का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो बस सिंपल मॉडल का नाम लो और उसको किसी नए नाम में स्टोर कर दो। अगर कोई पैरामीटर आपको यहाँ पे देनी है तो वो दे दिया। तो ये हमारे यहाँ स्टेप नंबर 2 है, ये भी हमने कर दिया, स्टेप नंबर 1 और 2 कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना, मॉडल को कंपाइल करना है, यानी मॉडल को फिट करना है, या मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है। तो कंपाइल करने के लिए आप क्या करेंगे, मॉडल डॉट डॉट फिट फंक्शन लगाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, मॉडल कंपाइल हो जाएगा यानी रन हो जाएगा। तो मॉडल डॉट फिट फंक्शन आप लगा रहे हैं। एंड देन उसके बाद एक चौथा फंक्शन होता है प्रिडिक्ट वाला, वो आप रन करेंगे। प्रिडिक्ट क्या करेगा, वो प्रिडिक्ट करके देगा कि उसकी क्लास क्या है। तो ऐसे 4 स्टेप में ये काम करता है। हर एक मॉडल हमने इसी 4 स्टेप में ही काम करवाया है। ठीक है, तो ये अपने ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे बना लिया था ना, उसको आप फिट कर रहे हैं। तो फिट करेंगे यानी ट्रेन करेंगे, तो मॉडल को ट्रेन किस पे करेंगे, ट्रेनिंग डेटा पे ही ट्रेन करेंगे। तो ट्रेन लगा दिया मॉडल डॉट ट्रेन, ये ट्रेन हो गया मॉडल। और ट्रेन होने के बाद फिर उसको प्रिडिक्ट करना है। तो प्रिडिक्ट करने के लिए आप स्कोर्स लगा सकते, मतलब प्रिडिक्ट करने के लिए अभी, हाँ मैं आगे बताऊंगा, प्रिडिक्ट फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे आप अभी ट्रेनिंग डेटा का ही स्कोर चेक करना चाह रहे हैं कि क्या स्कोर है उसका परफॉर्मेंस। तो डॉट स्कोर आपने लगा दिया किसके ऊपर, ट्रेनिंग डेटा पे। तो इससे आपको पता चलेगा मॉडल का स्कोर क्या है, एक्यूरेसी क्या दे रहा है। तो आप यहाँ देखो कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा दे रहा है, 100% दे रहा है, विच इज समथिंग नॉट गुड, मे बी गुड मे नॉट बी गुड, बट लुक दिख रहा है कि वो ओवरफिटेड मॉडल है। इसी तरह से यहाँ पे टेस्टिंग की एक्यूरेसी आप देखोगे तो 62%। तो ये तो क्लियर ओवरफिटिंग का केस है, राइट। दिस इज क्लियर ओवरफिटिंग केस, जिसके अंदर आपका, जिसके कैसे अंदर आप ओवरफिटिंग है इसमें मॉडल एंट्रोपी में? ओवरफिटिंग का आपको मैंने बताया था कैसे पहचानते हैं। तो ओवरफिटिंग में हमेशा कैसे पहचानोगे, जब भी आपका ट्रेनिंग डेटा का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे 100% एक्यूरेसी दिखा रहा है, और टेस्टिंग डेटा का एक्यूरेसी कम होता है। मतलब अगर ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों के बीच का गैप जो है वो बहुत ज्यादा है एक्यूरेसी में, सो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ ओवरफिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग की एक्यूरेसी 100% दिख रहा है और टेस्टिंग की 62% दिख रहा है, गैप बहुत ज्यादा है। तो क्लियर केस ऑफ ओवरफिटिंग है ये। ठीक है, तो अभी ओवरफिटिंग आपको रिड्यूस करना है, कैसे रिड्यूस करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले सेशंस में, तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक और तरीका होता है ओवरफिटिंग को रिड्यूस करने का डिसीजन ट्री में, कि ट्री को प्रून किया जाए। अब ट्री को प्रून करना मतलब क्या होता है, हाउ डू यू प्रून द ट्री। तो ट्री प्रूनिंग या ट्री प्रूनिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास मेन डेटा है, उसको आपने ब्रेक किया, उसके लीफ नोड्स बनाए, फिर फर्दर लीफ नोड्स बनाए, फिर फर्दर बनाए। तो जितना बड़ा आप ट्री बनाओगे उतना ज्यादा आप मॉडल को ट्रेनिंग दे रहे हो, और जितना ज्यादा आप मॉडल को ट्रेनिंग दे रहे हो, देयर आर चांसेस कि मॉडल ओवरफिटिंग की तरफ दौड़े। ठीक है, जितना आप बड़ा मॉडल बनाते जाओगे, जितना उसमें नोट्स डालते जाओगे, देयर आर हाई चांसेस, जितना ज्यादा डेप्थ होगा ट्री का
जितना बड़ा ट्री बनेगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपका मॉडल ओवरफिट होगा ही होगा। ठीक है, मॉडल की ओवरफिटिंग होगी जितना बड़ा मॉडल होगा। तो इसको आपको अवॉइड करना होता है, इतना बड़ा मॉडल नहीं बनाना होता है। ट्राई करना होता है कि मॉडल को बीच में कहीं तो भी रोका जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली स्टॉपिंग। ये बहुत सारी टर्म्स हैं जो इंटरव्यूज वगैरह में डिस्कस की जाती है। व्हाट इज द अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया, हाउ डू यू व्हाट व्हाई डू यू डू अर्ली स्टॉपिंग ऑफ द मॉडल, व्हाई डू यू डू मॉडल प्रूनिंग, ट्री प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब होता है काट छाट करना। तो मॉडल को बीच में क्यों काटना है आपको? अभी आपको मैंने बताया कि मॉडल ज्यादा डेप्थ वाला नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डेप्थ वाला नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा डेप्थ वाला हो गया तो मॉडल जो रहेगा वो ओवरफिट होगा। वही यहाँ पे हमने क्लियर इंडिकेशन देख ली कि ओवरफिट हो रहा है। अब इसको अवॉइड करना ओवरफिटिंग को आपको, तो ओवरफिटिंग को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं? मॉडल प्रूनिंग करते हैं। मॉडल प्रूनिंग करते हैं मतलब मॉडल को यानी ट्री को आप बीच में से कट कर देते हैं। सर लेकिन लास्ट में बताया था मतलब कि लास्ट लीफ तक अगर जाता है ट्री तो मतलब कि वो मतलब कि कुछ हो मतलब कि एक्स्ट्रा मतलब कि लास्ट लीफ तक अगर जाती है हमारी ट्रेनिंग हम्म। तो ट्री मतलब कि इनहेंस कर रहा है मतलब कि हाँ, वो ट्राई कर रहा है और ज्यादा लर्न करने का। भाई यहाँ पे तुमको जब यहाँ पे देखा था तो हमारे पास लेट से 60% एक्यूरेसी आई थी। ठीक यस है, सर। आपको इंप्रूव करना तो आपने क्या करा, एक कट कर दिया तो उससे 70% हो गई एक्यूरेसी मॉडल की, अच्छा प्रेडिक्ट करने लग गया। फिर आपने और किया तो यहाँ पे 90% एक्यूरेसी आ गई। आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो आपने और उसको ट्रेन किया तो यहाँ पे इसने 95% कर दिया। और उसको चला तो 97% हो गया, और चलाया तो 98 हो गया, और चलाया तो 98.5 आ गया। अब आपको कहीं तो बीच में रुकना पड़ेगा ना एट अ फेयर एक्यूरेसी, कि जो बहुत ज्यादा आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक कर दिया तो आप इसी इसी डेटा को बार 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 लर्न करवाए जा रहे हो मॉडल को। तो मॉडल क्या करेगा, ट्रेनिंग डेटा पे लर्न तो होता जाएगा बट वो ओवरफिट हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट डेटा पे फिर वो उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। राइट। ओके सर। यस तो ट्री प्रूनिंग इसलिए की जाती है ताकि उसको ब्रेक किया जाए बीच में, तो उसको बोलते हैं प्रूनिंग ऑफ ट्री, बीच में से कट करना। ठीक है, अब कैसे ट्री को प्रून किया जा सकता है, कैसे उसको कट किया जा सकता है बीच में, कैसे ट्री को बीच में ऐसे रोका जाए? तो उसको रोकने के लिए डिसीजन ट्री जब हम एल्गोरिदम लगाते हैं तो उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स होती हैं। उन पैरामीटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे एक पैरामीटर हमारे पास है यहाँ पे, एक पैरामीटर हमारे पास है जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इज मैक्स डेप्थ। जब आपने डिसीजन ट्री क्लासिफायर लगाया था तो ये तो देखा आपने एंट्रोपी वाला, तो वो तो ठीक है, ये तो हम लोग ऑलरेडी लगा दिया। अब उसके अंदर अगला पैरामीटर देखा आपने मैक्स डेप्थ। तो मैक्स डेप्थ मतलब हम ये बता रहे हैं कि कोई भी हमारा जो ट्री रहेगा वो कितनी डेप्थ तक जाएगा, तो हमने लिख दिया 3। मैक्स डेप्थ इज इक्वल टू 3, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये 3 लेवल तक नीचे जाएगा। ये लेवल 1, ये लेवल 2 एंड देन लेवल 3। तो आपका ट्री जो रहेगा 3 लेवल तक नीचे जाएगा। ठीक है, ये मैक्स डेप्थ में आया। तो मैक्स डेप्थ जो आपको बताता है कि भाई हम ट्री को कट करेंगे और ट्री जो रहेगा 3 लेवल तक नीचे जाना चाहिए, तो ये आ गया 3 लेवल तक का नीचे। ये मैक्स डेप्थ से हो गया। तो इससे आपने ये इंश्योर कर दिया कि अभी 3 के आगे तो मॉडल नहीं जाएगा, मतलब आपने यहाँ तक तो कट करके रख दिया ट्री को, इससे आगे तो नहीं जा सकता ट्री। ठीक है, अब ये एक आपने ब्लाइंड डिसीजन लिया। दूसरा क्या हो गया, मिन सैंपल्स लीफ। अब इसमें भी हो सकता है कि कुछ और कहीं मॉडल को यहीं रुक जाना चाहिए था। मतलब आपको क्या चाहिए, आपको प्रिसाइसली कोशिश ये करने की, जब आपका ट्री बन रहा है, अभी ध्यान देना बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें आ रही है, आपको ये ध्यान देना है कि ट्री जब बन रहा है तो यहाँ पे आपने जब शुरू किया था तो 100 सैंपल थे। जब आपने डिवाइड किया तो लेट्स से यहाँ पे हो गए हमारे 80 सैंपल और यहाँ पे हमारे पास हो गए 20 सैंपल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने फर्दर डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गए 50 सैंपल, यहाँ पे हमारे पास होगा 30 सैंपल। और इसको जब आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गए 2 सैंपल और यहाँ पे हमारे पास आ गए 18 सैंपल। समहाउ ऐसा डिवाइड हुआ तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे 2 रिकॉर्ड ही रह गए और यहाँ पे 18 रिकॉर्ड रह गए। अब मुझे ये बताओ कि इज इट अ वाइज डिसीजन, इज इट अ वाइज डिसीजन को टू ब्रेक इट फर्दर? अभी 2 तो रिकॉर्ड हमारे पास है, उसके अंदर क्या क्लासिफिकेशन करें हम लोग? उससे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी? 2 क्लासेस तो है, 2 ही रिकॉर्ड तो है, उसको क्या क्लास करोगे? उसको डिवाइड करके भी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं मिल सकती। अगर मिली भी तो आप बिना बात के ओवर डू कर रहे हो, यहाँ पे ओवर इंजीनियरिंग कर रहे हो। राइट। तो जब भी आप किसी भी ट्री को तोड़ते हो या जब भी किसी सैंपल को ब्रेक किसी भी नोड को ब्रेक करते हो तो
देयर शुड बी सम हेल्दी नंबर ऑफ सैंपल कि उससे बराबर तरीके से जनरलाइज वे में आप डिवाइड कर पाए कि भाई जो भी जो है लो इनकम वाले ग्रुप में है वो डिफॉल्ट करेंगे और जो कम हाई इनकम वाले ग्रुप में है वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट। अब आपके पास एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर लेट से एक बंदे की सैलरी है 1 लाख और दूसरे की है लेट से 1.2 लाख या 1.1 लाख, ठीक है, और इसने डिफॉल्ट किया है, इसने नहीं किया है। अब मैंने बोला कि आपको इसको क्लासिफाई करना है, तो आपका क्लासिफिकेशन क्या होगा? आपका क्लासिफिकेशन सीधे बोलेगा कि अगर 1 लाख सैलरी है, अगर सैलरी जो है 1 लाख है तो वो डिफॉल्ट करता है बंदा, और सैलरी 1 लाख नहीं है तो डिफॉल्ट नहीं करता। 1.1 लाख है तो डिफॉल्ट नहीं करता, 1 लाख से ज्यादा है तो डिफॉल्ट नहीं कर सकता। ऐसा कुछ आप बना दोगे रूल। बट इज इट अ वाइज रूल? सिर्फ ये 2 रिकॉर्ड के बेसिस पे जनरलाइज थोड़ी है, ये तो स्पेसिफिक केस है। इसने बेचारे ने डिफॉल्ट किया है तो जरूरी थोड़ी कि सैलरी के कारण ही किया होगा, किसी और रीजन से किया हो सकता है। बट चूंकि यहाँ पे 2 ही रिकॉर्ड थे तो सीधा डिसीजन ट्री क्लासिफायर तो देखेगा कि भाई ये यस है और ये नो है, इसका मतलब ये हमेशा डिफॉल्ट करता है, ये हमेशा डिफॉल्ट नहीं करता। पर रीजन वो नहीं है, रीजन वो है कि भाई यहाँ पे डेटा ही सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इसने इस तरह का क्लासिफिकेशन कर दिया। बात समझ में आ रही क्या मैं बोल रहा हूँ? तो जब भी आप किसी ट्री को तोड़ोगे तो उस टाइम पे ये भी हमको इंश्योर करना है कि ट्री में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लगभग अच्छे हों, मतलब एक हेल्दियर नंबर ऑफ रिकॉर्ड हो। ऐसे रिकॉर्ड नहीं हो कि 2 रिकॉर्ड है और उसी के बेसिस पे आपने प्रूव कर दिया, उसी के बेसिस पे ब्रेक कर दिया नोट को। समझ रहे हो क्या बोला मैं? यस सर। क्लियर है? तो यू हैव टू इंश्योर कि हमेशा जब भी आपका जो लीफ बनती है, इन लीव्स के अंदर बिफोर डिवाइडिंग इट देयर शुड बी सफिशिएंट नंबर ऑफ सैंपल्स, उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ सैंपल्स होने चाहिए, ठीक है। वो जो चीज है वो इंश्योर करता है ये मिनिमम सैंपल्स पर लीफ। ये आप इसके साथ प्ले कर सकते हो, इट कैन बी 5, इट कैन बी 20, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। बट ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा मिनिमम सैंपल्स पर लीफ, है ना। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी पैरामीटर्स होती है, लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल्स पर लीफ, बिफोर ब्रेकिंग कितना सैंपल। 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको कैसे पता करेंगे पैरामीटर्स को। तो यहाँ पे आना है और अल्ट और टैब दबाना है, सॉरी शिफ्ट और टैब। जैसे मैंने डिसीजन लिखा था और उसके बाद टैब दबाया था तो ये अपने आप को ऑटो कंप्लीट कर लिया। अब शिफ्ट टैब दबाओ यहाँ पे, जैसे आपने शिफ्ट और टैब दबाया कमांड लिख के तो आपके पास इसकी पैरामीटर्स आ गए सारे, ठीक है। अभी क्राइटेरिया में आपके पास गेनी भी हो सकता है, एंट्रोपी भी हो सकता है। ये देखो ये पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा था आप लोगों से। ऐसी बहुत सारी हमारे पास पैरामीटर्स होती है जिनको आप डिटेल में और लर्न कर सकते हैं। बट मिनिमम सैंपल्स स्प्लिट मतलब जैसे हमारा ये नोड है, अब इसको तोड़ने से पहले इसमें कितने सैंपल होने चाहिए, ये जो रहता है ये पैरामीटर बताती है। इसने बाय डिफॉल्ट 2 लिख रखा है, ठीक है। बट इट इज नॉट फेयर कि यहाँ पे 2 हो और इसको ब्रेक कर दो आप। बट इसको तो मैक्सिमम लेवल तक, मैक्सिमम डेप्थ तक ट्री को ग्रो करना था, इसलिए इसने 2 लिख रखा है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। बट इट शुड बी सम हेवी नंबर, इट शुड बी सम हेल्दी नंबर, ठीक है। तो इसने क्या बोला, ध्यान देना, ट्री को ब्रेक करने से पहले जो भी आपका नोड रहता है बिफोर ब्रेकिंग द ट्री उसमें कितने सैंपल होने चाहिए, तो वो ये पैरामीटर कंट्रोल करती है, मिन सैंपल्स स्प्लिट। और दूसरा मिन सैंपल लीफ। तो मिन सैंपल लीफ मतलब क्या, ये बोल रहा है कि जब आपका नोड ब्रेक होगा तो ये जो नोड्स बने हैं इन नोड्स में कम से कम कितने सैंपल आने चाहिए। एक सैंपल तो आना ही चाहिए तभी ब्रेक होगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके पास यहाँ पे 20 थे, 20 रिकॉर्ड्स थे और आपने इसको ब्रेक कर दिया, फर्दर ब्रेक कर दिया तो इधर की तरफ वाले में सिर्फ 2 ही सैंपल आए और इधर वाले में 18 आ गए। तो ये ब्रेक करना वर्दी है क्या? ये ब्रेक करना वर्दी है क्या? ये नया ब्रेक लगाने की जरूरत, ये नया तोड़ने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो भी डेटा है वो, जैसे ये रेड क्लास है और ये ब्लू क्लास है, तो यहाँ पे जो डेटा है उसमें हमारे पास 18 ब्लू है और 2 रेड है। तो क्या यहाँ पे वर्थ होता है क्या इसको फर्दर ब्रेक करने का? ये तो ऑलरेडी ब्लू नोट जैसा ही दिख रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लू वाले ही तो सारे सैंपल है, उसको फर्दर क्यों ब्रेक कर रहे हो? लगभग सभी सैंपल ब्लू वाले ही है, ऑलरेडी बहुत अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है। सो इट इज नॉट वर्थ कि इसको फर्दर ब्रेक किया जाए।
समझ रहे हो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ब्रेक क्यों नहीं करना चाहिए? कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप करो जितना करना, आपको एक्सपेरिमेंट खेलना है खेलते रहो उसमें, बट इट डज नॉट वर्थ कि इसको ब्रेक किया जाए, ओवर इंजीनियरिंग की जाए यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सारे वैल्यूज ब्लू वाले हैं, ऑलरेडी बहुत सारे ब्लू वाले ऑलरेडी हैं, तो व्हाई नॉट वी स्टॉप हियर और इसी को ही ब्लू नोट बोल दिया जाए, रादर देन इसको फर्दर ब्रेक किया जाए। अगर फर्दर करोगे हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इट इज काइंड ऑफ ओवर डूइंग द थिंग्स। ठीक है, तो वो चीज आपको अवॉइड करनी है। तो जब भी आप ब्रेक करो तो आपको इंश्योर करना है कि इनके अंदर भी सफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन आए डेटा का। ठीक है, मतलब जब आप 20 को तोड़ोगे तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे 8 आए, यहाँ पे लगभग 12 आए, ताकि ये दिखे कि हाँ आपने कोई एक सही चीज तोड़ी है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 8:12 का था डेटा का, मतलब 50-50 टाइप का डिस्ट्रीब्यूटेड था लगभग, तो आपको ब्रेक करने का फायदा है इसको। बट ये ऑलरेडी 90:10 है, मतलब 90% सैंपल एक ही है, तो क्यों फर्दर ब्रेक करने का? तो वो कैसे इंश्योर करोगे? वो हम इस पैरामीटर से इंश्योर करते हैं, मिनिमम सैंपल्स पर लीफ। इसका मतलब कि जब ब्रेक होगा तो हर लीफ में कम से कम इतने सैंपल तो आना ही चाहिए। जैसे मैंने डाल दिया मिनिमम सैंपल्स पर लीफ इज इक्वल टू 8, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप इसको ब्रेक कर रहे हैं 20 वाले को, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि, तो मतलब ब्रेक तभी हो जब ब्रेक होने के बाद हर लीफ में एटलीस्ट 8 सैंपल्स आए, कम से कम 8 हो ऐसा। अगर उससे कम रह जाते हैं, मतलब यहाँ पे 7 आ रहे होंगे और यहाँ पे 13 आ रहे होंगे, तो उस टाइम पे ये नोड ही ब्रेक नहीं होगा, तब वहां पे स्प्लिट नहीं होगा नोड। ठीक है, तो वो जो चीज है ये इंश्योर होती है मिन सैंपल्स पर लीफ से। ये क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सर इसमें मिन और मैक्स एक बार थोड़ा सा बता दीजिए इसके ऊपर सर। मिन मतलब कि तोड़ने से पहले कम से कम उतने सैंपल्स तो हो, जैसे यहाँ पे आपने 2 लिखा है, जैसे आपने 6 लिखा है, इस वाली पैरामीटर में 2 की जगह आपने 6 लिखा है, इसका मतलब कि जब आप इसको फर्दर ब्रेक करोगे तो कम से कम 6 तो होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे 5 भी सैंपल होंगे तो फिर ये फर्दर ब्रेक ही नहीं होगा, आप करोगे तो भी नहीं होगा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ ब्रेक होने के लिए कम से कम यहाँ पे 6 सैंपल होने चाहिए रूट नोड में। रूट नोड है तो अगर लीफ भी आ रहा है ऐसा, तो फर्दर ब्रेक होने के लिए कम से कम यहाँ पे 6 सैंपल होने ही चाहिए, अगर आपने ये मिन सैंपल लिखा है तो। और मिन सैंपल्स लीफ लिखा है मतलब कि ब्रेक होने के बाद, ब्रेक होने के बाद अगर आपने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से 2 या 3 लिख दिया, तो 3 लिखा है, इसका मतलब कि ब्रेक होने के बाद कम से जो भी अपने नए नोड बनेंगे उनमें 3 सैंपल तो होने ही चाहिए। 3 से कम आए तो ये टूटेगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे आपने 2 और ये 4 आ गए, टोटल 6 थे, तो ये 2:4 में डिवाइड हुआ, तो ये नहीं हो पाएगा यहाँ पे। बट अगर ये 3:3 में हुआ तो ये हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 3 मेंशन किया है। अगर यहाँ पे आप 2 मेंशन किए होते तो कम से कम यहाँ पे 2 होने चाहिए थे, और यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, बट कम से कम 2 होने चाहिए। अगर यहाँ पे 1 आता है तो ये ब्रेक ही नहीं होता था, ऐसा इसका मतलब है। सर इसमें इवन ऑड का ऐसा कुछ भी करिए ना सर। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जो यहाँ पे आप डालोगे उससे वो आएगा, ड्राइव उससे होता है। मतलब फ्लोटिंग वैल्यू तो नहीं आएगी सर इसमें, मतलब जैसे 2.5 2.73 इस टाइप से? मेरे को बताओ, एक रिकॉर्ड है, उस एक रिकॉर्ड को आप 1.5 कैसे कर लोगे या 0.5 कैसे कर लोगे? आधा आधा तोड़ सकते हो क्या रिकॉर्ड को? नहीं सर इसलिए पूछा सर। हाँ, ये रिकॉर्ड से, अगर आपका ये डेटाबेस है तो डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, पहला कस्टमर, दूसरा कस्टमर, तीसरा कस्टमर, चौथा कस्टमर, पांचवा, तो इसको कैसे तोड़ोगे? 4th कस्टमर को क्या आप तोड़ के 2 बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते ना, तो आ ही नहीं सकते इसमें। ये तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, एंट्रीज है इसका। हाँ, और कुछ? सर मेरा भी एक क्वेश्चन था, जैसे मेरे को एक है ना जो मेरा ट्री है उसको डेप्थ तक ले जाना है, बट एक सिग्निफिकेंट वे में ले जाना है, तो क्या सर मैं सीधे ऐसा लिख सकता हूँ, सिर्फ एक ही पैरामीटर लगा दूं कि मिनिमम सैंपल लीफ में, मतलब मुझे जितना चाहिए जैसे 20 या 30 दे दूं मैं, सर सिर्फ उसको ही करके छोड़ सकता हूँ? क्योंकि कर अगर दो ना। 20, क्योंकि जब तक 20 होंगे तब तक ही वो ब्रेक होगा मेरा ट्री, जहाँ 20 नहीं होंगे वहां ब्रेक होना बंद हो जाएगा। करेक्ट। सर जैसे आपने ये आपने बताया था हाँ, ना कि समझ गया। आप डेप्थ नहीं मेंशन करना चाह रहे हैं? यस सर, हाँ है ना, कहाँ का कौन सा तरफ, ये वाला डेप्थ वाला? तो ये यस सर। डेप्थ वाला आप मेंशन नहीं करना चाह रहे हैं, मत करो, आप सिर्फ इससे कंट्रोल कर लो। ये सारी हो पैरामीटर जाएगा ना कंट्रोल सर? करने के लिए है। हाँ, हो जाएगा ना, ये सारी पैरामीटर जो है ना, ये ट्री की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए ही है। अब आप सारी लगा के कंट्रोल करो, आप सिर्फ मैक्स डेप्थ लगा दो 3, तो 3 लेवल तक ब्रेक हो जाएगा। अगर आप सिर्फ यही लगा दोगे तो जहां पे ये मीट हो जाएगी कंडीशन वहां पे रुक जाएगा, तो कोई भी एक भी यूज कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, फिर उसके बाद
मिन वेट फ्रिक्शन लीफ है, फिर उसके बाद मैक्स फीचर्स है। मैक्स फीचर मतलब क्या होता है, फील्ड्स होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके डेटाबेस में 10 कॉलम है तो ये सारे के सारे 10 कॉलम को यूज करेगा ट्री, और तब तक ग्रो होता जाएगा। ये मैंने बताया था आपको कि पहले एक कॉलम से ब्रेक होगा, फिर दूसरे से एक्सटेंड होगा, फिर तीसरे से होगा, फिर चौथे से होगा, ऐसे 10 लेवल आएंगे इसके, अगर इसमें 10 कॉलम है तो। पर अगर आपने मैक्स फीचर यहाँ पे डाल दिया 4, तो वो क्या करेगा, सिर्फ 4 लेवल तक ही जाएगा एक एक करके, क्योंकि इसने चार फीचर ही सिलेक्ट करने हैं मैक्स फीचर से। ठीक है। फिर मैक्स लीफ नोड, मतलब लीफ नोड कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, तो जब आपका ट्री एक्सटेंड होगा तो मैक्सिमम कितने लीफ नोड होंगे, जैसे ये अगर आप बात कर रहे हैं ऐसा इसको ग्रो कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे हमारे पास लीफ नोड कितने हो गए, तो अभी इस लेवल पे हमारे पास लीफ नोड हो गए 1 2 3 और 4, तो ये 4 लीफ नोड हो गए। फिर इसको फर्दर ब्रेक करोगे तो हमारे पास लीफ नोड कितने हो जाएंगे, ऐसे करके अगर आपने ब्रेक किया तो लेट से 6 हो गए, यहाँ पे आपने इसको ब्रेक नहीं किया तो ये 6 हो गए। तो ये कितने लीफ नोड हो सकते हैं मैक्सिमम, ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। फिर इम्प्योरिटी डिक्रीज, अगला है मिनिमम इम्प्योरिटी डिक्रीज, मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप एक नोड से दूसरे नोड की ब्रेक करने के लिए तभी बढ़ो जब कम से कम इम्प्योरिटी में डिक्रीज उतना हो। मतलब यहाँ पे आपकी इम्प्योरिटी लेट से 0.5 थी, और 0.5 से यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपकी इम्प्योरिटी हो गई 0.49999। मतलब यहाँ से यहाँ तक आते हुए इम्प्योरिटी में कितना फायदा हुआ आपको, सिर्फ 0.00001 का हुआ, जो कि बहुत ही कम फायदा हुआ। तो इज इट वर्थ ब्रेकिंग इट? जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना इम्प्योरिटी का, एक कंसिडरेबल, तभी तो आप उसको ब्रेक करो, नहीं तो ब्रेक करके फायदा नहीं है। तो वो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं मिनिमम इम्प्योरिटी डिक्रीज, की कम से कम इतना डिक्रीज तो हो, तभी हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है। मिनिमम इम्प्योरिटी स्प्लिट, कि हर स्प्लिट के अंदर इतनी इम्प्योरिटी होनी चाहिए, मतलब हर एक का जिनी बताया था ना मैंने, तो हर एक उसका जिनी इतना होना चाहिए। सारी चीजों के ऊपर आप कंसीडर कर सकते हो चीजें। ठीक है। तो ये इस तरह से आप डिसीजन ट्री का जो रहता है ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये इसको अगर आपको डिटेल में रीड करना है सारी चीजें, तो यही लिखो, अल्टर और टैब दबाओ, शिफ्ट और टैब दबाओ, सॉरी कहाँ गया, यहाँ है, और यहाँ आने के बाद अल्टर और टैब दबाओ, सॉरी शिफ्ट और टैब दबाओ। शिफ्ट टैब दबाओगे तो इसकी हेल्प खुल जाएगी। इस हेल्प में इन सभी पैरामीटर्स की और डिटेल भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सबका डिस्क्रिप्शन लिखा है कि ये क्या करता है। ठीक है। तो आप इसको रीड कर सकते हो फर्दर। ये क्लियर है अलग अलग पैरामीटर्स को कैसे कंट्रोल करते हैं? अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये वैल्यूज कैसे मेंशन करें, हमको तो कुछ समझ आता ही नहीं कि मैक्स डेप कितना रखें, मिनी स्प्लिट कितना रखें, वैल्यू एक्चुअली कितनी पुट करनी है उसके अंदर, वो कैसे कंट्रोल करोगे। ठीक है। तो वो एक अलग चीज होती है, उसके लिए हम लोग ग्रिड सर्च और रैंडम सर्च क्रॉस वैलिडेशन की तरह उसमें अलग अलग वो वैल्यूज डाल के फिर उसको रन कर सकते हैं लूप में। और अभी तो ये हम लोगों ने एक रेंडमली, मेरे दिमाग में जो आया था मैंने ऐसा डाल दिया। आप अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि भाई अब हमारे पास, हमने ये डिसीजन ट्री को चेंज किया, प्रून किया, और प्रून करने के बाद फिट किया। फिट करने के बाद इसका एक्यूरेसी स्कोर अगर आपको देखना है तो कैसे स्कोर आएगा इसका, ये आप देख सकते हैं। जैसे ये है सर, हमने यहाँ पर क्राइटेरिया जैसे एंट्रोपी दिया था, और हम जब पैरामीटर्स चेक कर रहे थे उसमें जिनी भी था, तो एंट्रोपी और जिनी में क्या डिफरेंस है? मतलब हम लोग लास्ट टाइम जो कैलकुलेशन किया था वो तो सेम ही है ना? नहीं, जिनी का अलग, मतलब एंट्रोपी का अलग फॉर्मूला होता है थोड़ा सा, वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा बाद में, नहीं तो आप पढ़ भी सकते हो उसको। दोनों लगभग सेम रहते हैं, बट थोड़ा पैरामीटर्स में चेंज होता है, तो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद दोस। अदरवाइज मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा उसके बाद में। सर, और ये रैंडम स्टेट क्या होता है? रैंडम स्टेट मैंने नहीं बताया क्या, बताया था ना, रिपीटेबिलिटी ऑफ मॉडल को अवॉइड करने के लिए। एक मिनट बताता हूँ मैं। तो जैसे ये वाला मॉडल है, अब ये वाला मॉडल आपने लिया है, ठीक है, और इसको आपने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये जो रिकॉर्ड्स रहते हैं मॉडल के अंदर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये सब जो रिकॉर्ड इधर उधर डिवाइड होते हैं, ये सब रेंडमली होते हैं ना। ये सब जो रिकॉर्ड्स होते हैं इधर से उधर जाने वाले हैं,
जितने भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं तो उसके अंदर जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के अंदर के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रैंडमली अलोकेट होते हैं इधर से उधर सभी नोड्स पे। अब आपने क्या किया कि आपने जैसे हैकाथन में आप काम कर रहे हो, मान लो हैकाथन पे वर्क कर रहे हो या किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो उसमें आपने F1 स्कोर समहाउ अचीव कर लिया 91%। ठीक है, अब आपने F1 स्कोर 91% अचीव करा और ये आपके मॉडल में F1 स्कोर आया, और आने के बाद फिर आपने क्या करा, ग्रुप पे पोस्ट कर दिया कि आई हैव गॉट 91% F1 स्कोर। मैं बोलूंगा एक्सीलेंट, नाउ कैन यू रन द सेल्स एंड शो मी कि 91% आपके पास एक्चुअली आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मैंने बोला कि रन करके मुझे दिखाओ 91% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये सब जो चीजें हैं ये रेंडमली इधर से उधर अलोकेट होती है। अगर रेंडमली अलोकेट होती है तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार जब आपने रन किया था तो कुछ सैंपल इधर आए होंगे, कुछ सैंपल इधर आए होंगे। मतलब रिकॉर्ड नंबर 1, 5 और 6 इधर था और रिकॉर्ड नंबर 2, 4 और 7 इधर था। बट जब आप इसको रेंडमली करते हैं तो जब आपने ये करा था तो इधर आया था 156 और 247। बट जब आपने सेकंड टाइम रन किया तो सेकंड टाइम फिर से यहाँ से शुरू होगा और रेंडमली अलोकेट होगा। अब रेंडमली अलोकेट होगा तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 2, 5 और 7 आ जाए और यहाँ पे 1, 3, 4 आ जाए। अब पहली बार में आपके पास जो F1 स्कोर आया था आपने इस पे कैलकुलेट किया था तो वो 91% आया। अब दूसरी बार आपके पास जो रिकॉर्ड थे, जब आपने सेकंड टाइम मॉडल को रन किया, सेकंड टाइम आपने प्रोग्राम को रन किया, तो आपके पास रिकॉर्ड्स तो ये हो गए और ये रिकॉर्ड हो गए, तो उससे जो हमारे पास F1 स्कोर आएगा दैट मे बी समथिंग डिफरेंट। तो आप बोलोगे पिछली बार मैंने रन किया था तो 91 आया था, दूसरी बार रन कर रहा हूँ तो 89 आ रहा है। तीसरी बार आप रन करोगे सेम प्रोग्राम को, सेम मॉडल को, एवरीथिंग सेम कोड को आप रन करोगे तो हो सकता है तीसरी बार में आपके पास ये मिल जाए, हो सकता है चौथी बार में आपके पास ये मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये रेंडमली बार बार सैंपल्स चेंज होते हैं तो उससे जो वैल्यूज है ये चेंज होती है बार बार। ठीक है, तो इस रेंडमनेस को अवॉइड करने के लिए, ये जो चेंजेस आ रहे हैं बार बार वाले, इनको अवॉइड करने के लिए हम लोग रेंडम स्टेट को मेंशन करते हैं। तो रेंडम स्टेट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 100 लिखा, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी बोले तो कोई भी नंबर, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखो, 101 लिखो, 1 लिख दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो, 1 2 3 लिख दो, इट्स अ रेंडम, कुछ भी आप नंबर लिख सकते हो, जो कि एक तरह से फिक्स करता है कि जितनी बार आप रन करोगे सेम मॉडल को, हर बार ये इंश्योर होगा कि अगर आपने पहली बार 156 यहाँ पे रिकॉर्ड मिले थे और इधर आपको 247 मिले थे, तो अगली बार भी 157 इधर आए और 247 इधर आए, अगर आपने सेम रेंडम स्टेट ली है। रेंडम स्टेट आपने 100 किया, अगली बार भी 100 रेंडम स्टेट पे रन करोगे, सेम रिजल्ट ही आएंगे, बदलेंगे नहीं। ये रेंडम स्टेट का मतलब होता है। ठीक है, सर मतलब एक मॉडल अगर हमने रन किया उसमें 100 रखा है तो वही, तो जो डेटा सेट स्प्लिट हुआ वही आएगा, और अभी अगर मैं नंबर चेंज करती हूँ अगर तो नेक्स्ट अलग आ जाएगा। तो फिर चेंज होगा, हाँ, इररिलेवेंट तो ऑफ द नंबर, मतलब उसके नंबर से कोई इफेक्ट नहीं है डेटा पे एज सच। हाँ, मतलब रेंडम स्टेट ये जो है ये तो एक टैग होता है, नाम होता है एक तरह का, न्यूमेरिक नाम होना चाहिए बस। वो 100 लिख दिया आपने, 200 लिख दिया, कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी। ये इंश्योर करता है कि जितनी बार भी आप मॉडल रन करोगे सेम रिजल्ट ही आपके पास है। ओके, चलो आगे बढ़े फिर। तो अब इसको रन करके देखता हूं मैं। जब हमने प्रून किया था तो प्रून से क्या फायदा नुकसान हुआ प्रूनिंग करने से। ये देखो, प्रूनिंग करने से मैंने जैसे ही प्रूनिंग करी तो एक्यूरेसी जो पिछली बार 100% आ रही थी, ट्रेनिंग पे अभी 60 पे आ गई, मतलब हमने शायद थोड़ा ज्यादा प्रून कर दिया उसको। अभी ये क्या मॉडल आपको क्या बताता है, अभी पिछली बार की एक्यूरेसी देखो, पिछली बार में आपके पास जो आपने मॉडल को रन किया था विदाउट प्रूनिंग, जब प्रूनिंग नहीं करी थी तो आपके पास एक्यूरेसी क्या आई थी, 100% और 62% टेस्टिंग आई थी। ट्रेनिंग आई थी 100, टेस्टिंग आई थी 62। ना अभी आप देख रहे हो कि प्रूनिंग करा तो प्रूनिंग के बाद ट्रेनिंग ये आई है, टेस्टिंग ये आई है। ये जो है वो कैसा है, क्या है ये, इज इट गुड और बैड? पास पास में गुड सर, गुड सर, गुड। गुड मतलब क्या गुड है, किस चीज के लिए अच्छा है ये, क्या आपने अवॉइड किया यहाँ पे? ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग आपने यहाँ पे खत्म कर Avoid दी, किया। क्योंकि यहाँ पे दोनों पास पास आ गए, तो गुड तो है। Yes, sir. पर क्या ये रियली अच्छा है क्या? नो सर। सर ऐसे क्यों? तो कम है मतलब। एक्यूरेसी कम है तो फिर क्या, किसमें फंस गए आप, ये क्या क्या प्रोसेस है ये? एक्यूरेसी आपके पास डाउन हो गई है तो ये किस प्रोसेस में आप फंस गए हैं यहाँ पे? प्री प्रोसेसिंग। ना, सर डेप्थ बढ़ा के शायद।
हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? अभी आपका मॉडल ओवर फिटेड नहीं है बट कुछ और है। अंडर फिटिंग। हाँ, अंडर फिटेड है ये। अंडर फिटेड है। अंडर फिटेड मतलब कि आपका जो टेस्ट टेस्ट वाला वही अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। मैंने बताया था ना कि अगर ट्रेनिंग बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है यस और टेस्टिंग बहुत कम रिजल्ट दे रहा है तो आप ओवर फिटिंग में फंसे हुए हैं। पर अगर आपका ट्रेनिंग भी बहुत खराब रिजल्ट दे रहा है, टेस्टिंग तो जो दे वो दे, तो आप अंडर फिटिंग में फंसे हुए हैं। ये मैंने आपको बताया था अंडर फिटिंग पहचानने का तरीका। तो नाउ योर मॉडल इज अंडर फिटेड। ठीक है, अंडर फिटेड मतलब आपने बराबर से फीचर नहीं लिए हैं, आपने मॉडल को बराबर से लर्न करने का टाइम नहीं दिया, और बाकी सब चीजें, मतलब आपने जो ओवरऑल बोला जाए तो मॉडल को बहुत ज्यादा प्रून कर दिया, बहुत ज्यादा काट दिया, काट छाट बहुत कर दी मॉडल की। ठीक है, तो अब इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। कैसे करेंगे? थोड़ा सा और बढ़ाओ उसकी डेप्थ को। ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं अभी सारा सारा। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया बोल रहे थे हम लोग, तो सर उसमें ये सारे पैरामीटर्स जो हमने चेंज किए हैं, मिनिमम मतलब मैक्सिमम डेप्थ या फिर मिनिमम सैंपल्स लीफ, ये सब बोल हम्म, सकते हैं? हाँ, मतलब क्या चीज अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया में? हम्म। हाँ, बोल सकते हैं कि यही तो अर्ली स्टॉपिंग होती है। अर्ली स्टॉपिंग मतलब जल्दी रोक रहे हैं, पूरा आखिरी तक जाने नहीं दे रहे हैं उसको। जाने नहीं दे रहे हैं मतलब बीच में रोक रहे हैं। रोकने के तरीके मैंने आपको बता दिए। तो इनमें से क्राइटेरिया भी हो सकता है ऑन विच बेसिस वी आर लाइक डूइंग द क्लासिफिकेशन, लाइक एंट्रोपी यूज कर रहे हैं, जिनी यूज कर रहे हैं। हम्म, हाँ, वो भी कर सकते हो, उससे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने जो मैक्स डेप्थ थी वो 3 रखी थी, 3 को थोड़ा बढ़ा के मैं 5 कर देता हूँ, थोड़ा और आगे तक इसको ट्रेन होने देता हूँ। और सैंपल्स जो थे वो लीफ में let it be, अभी मैं सिर्फ डेप्थ के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि क्या फर्क आता है क्या। पहले हमारे पास अब आ रही थी 60 और 59, तो क्या उसमें कुछ फर्क आता है देखते हैं। थोड़ा ट्री को मैंने बढ़ाया है और देखो 60 से कितना हो गया, 69 हो गया, बढ़ गया। नाउ यू कैन सी कि हमने ओवर फिटिंग भी कम करी है और अंडर फिटिंग भी कम हो गई है, मतलब एक क्लोज तो है ही, साथ में ये एक्यूरेसी बढ़ गई। दिख रहा है आपको ये सेकंड प्रूनिंग करने का फायदा? समझ में आया? यस डायरेक्ट सर। इम्पैक्ट दिखा? इस यस तरह सर। से आप प्ले करते हैं। ये देखो, पहले 60 और 59 आया था जो कि कंपेरेटिवली क्लोज था, बट आपने जैसे इसको आगे बढ़ाया तो ये हमारे पास इम्पैक्ट आया है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहिए तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, यहाँ पे जिनी लिख सकते हो, देखो जिनी से कुछ फायदा आता है क्या। 67 कुछ खास फायदा नहीं आया और उल्टा, बट थोड़ा क्लोज रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इसको और भी आप कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल्स, मिनिमम सैंपल्स पर लिफ्ट, तो ठीक है, इसको डेप्थ तक जाने देते हैं। देखता हूँ मैं 7 तक करके देखता हूँ क्या ये काम करेगा। अपने पास फीचर्स थोड़े ज्यादा हैं, ये देखो 7 तक लाया तो और इम्प्रूव हो गया, 74 हो गया। बट अगेन यहाँ पे ओवरफिटिंग थोड़ी बढ़ती जा रही है, तो ये आपका खेल चलता रहेगा, राइट? उसको आपको सही से प्ले करना रहेगा। अब ये इससे आपको जैसे जैसे डेप्थ में जा रहे हैं, आप ये देखो एक्यूरेसी तो बढ़ रही है, 78 हो गई, बट एट द सेम टाइम ओवरफिटिंग भी बढ़ती जा रही है। मतलब आप अपने मॉडल को कुछ ज्यादा ही ट्रेन करवा रहे हो। देख लो यहाँ पे ओवरफिटिंग बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ रही है? ये हमेशा ज्यादा आ रहा है और ये ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, मतलब कि आप कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग दे रहे हो मॉडल को, ओवरफिटिंग की तरफ दौड़ते जा रहे हो सीधे सीधे। दिख रहा है ये? इसको 6 कर रहा मैंने तो एक्यूरेसी कम होगी, और देखो ये क्लोज आ गए, ओवरफिटिंग कम हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास चीजें रहती है, इनके साथ प्ले करते हैं। तो फिर अब इस मेरे ख्याल से इसके साथ प्ले करने की जगह, इसके साथ प्ले करने की जगह अब आपको कुछ दूसरी पैरामीटर के साथ खेलना चाहिए। तो दूसरी पैरामीटर्स के साथ खेलने के लिए आपने क्या करा यहाँ पे, फिर ये 5 की जगह इसको चेंज करो, मे बी 8 कर दिया। लेट्स सी क्या होता है। इस पे तो चेंज नहीं आया और इस पे चेंज आया। चलो 8 को हम लोग कर देते हैं 10। ये काम हुआ और ये थोड़ा सा बढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से इसके साथ आप प्ले कर सकते हैं। थोड़ा और इसके लर्निंग देनी है तो लेट्स डू इट 4। एक्यूरेसी बढ़ी, ये कम हुआ, इसको 2 कर दो, ये बढ़ा, ये भी बढ़ा। तो इस तरह से अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उनके साथ आप प्ले कर सकते हैं बार बार रन करके, एंड देन यू कैन ट्राई टू फिगर आउट द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, राइट? अब वो उसको करने के लिए हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि आप या तो मैन्युअली करो, जैसे
मैन्युअली आप यहाँ पे बार बार आके इसको चेंज करे जा रहे हो, इन दोनों पैरामीटर्स को और उसका इम्पैक्ट देख रहे हो। ऐसे ही मैंने आपको 7 या 8 पैरामीटर दिखाई है, 2 थोड़ी है, 2 तो हमने यहाँ पे यूज करी है, पर यहाँ पे 7-8 पैरामीटर अलग अलग है। तो आप उन 7-8 पैरामीटर को बार बार ट्यून करते जाओ और यहाँ पे रिजल्ट देखते जाओ। ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर आप इन पैरामीटर्स की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली एक्यूरेसी पे देख रहे हैं, अगेन ये जो प्रोसेस है जिसमें आप इन पैरामीटर्स को चेंज कर रहे हैं और चेंज करके उनका रिजल्ट डायरेक्टली एक्यूरेसी पे देख रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मॉडल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, तो आप क्या कर रहे हैं, मॉडल की हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे हैं। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मतलब ये हाइपर पैरामीटर्स होती है मॉडल की और उसको आप ट्यून कर रहे हैं। ट्यून कर रहे हैं मतलब ये वाले नॉब को बढ़ाया, उसको कम किया, इसको बढ़ाया, उसको कम किया, ताकि आपको एक ऑप्टिमल बैलेंस मिल पाए। ठीक है, तो मॉडल की एक्यूरेसी इंप्रूव करने के कौन कौन से तरीके होते हैं? कौन कौन से 2 तरीके होते हैं मॉडल की एक्यूरेसी इंप्रूव करने के? हाँ, अरे तो एक उसको तो बोलो। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हो जाएगा, ठीक है, एंड और सेकंड वन उनका अच्छा मतलब चॉइस करना तो अगेन वुड बी द सेम थिंग। सेकंड डेटा प्रोसेसिंग कैन बी डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, तो मॉडल को अगर आपको इंप्रूव करना है तो या तो उसकी डेटा मतलब पहली चीज उसकी डेटा प्री प्रोसेसिंग बराबर से करो। अगर आप इंश्योर होगा कि हमने सारी प्री प्रोसेसिंग उसकी सही से कर ली, अब उसमें कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं, देन व्हाट यू कैन डू इज डू मॉडल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो मॉडल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन बाकी के और जो तरीके होते हैं, मॉडल जनरलाइजेशन। मॉडल जनरलाइजेशन किस लिए यूज होता है? मॉडल जनरलाइजेशन ये डेटा सेट से हट के दूसरा जो डेटा है उसके लिए होता है। नहीं, मॉडल जनरलाइजेशन होता है ओवरफिटिंग को कम करने के लिए। ओवरफिटिंग को कम करने के लिए, तो ओवरफिटिंग कम करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं? एक तो डेटा का जनरलाइजेशन कर लो, और दूसरा प्रूनिंग कर दो। डिसीजन ट्री में हो तो डेटा प्रूनिंग कर दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, धीरे धीरे करके आपको कंफर्टेबल होता जाएगा। अभी सारी टर्म आपके लिए हो सकता है नहीं हो, पर जैसे जैसे आप इसको काम करते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, बार बार यूज होगा, तो इसलिए नया नहीं लगेगा आपको। सर ये टर्मिनोलॉजी जो है वो रिग्रेशन में भी अप्लाई होगी ना? हाँ, सभी जगह use होती है। और आप फिर वही है, कॉशियसली देखना। अभी मैं कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं देख रहा हूँ कि हर रिग्रेशन में काम आ जाएगी। पता लग रहा है कि आप लीनियर रिग्रेशन में बोलोगे कि ट्री की प्रूनिंग कर दो, तो वो नहीं चलेगा। लीनियर नहीं, रिग्रेशन में ट्री का प्रूनिंग कर सकते हो क्या? नो सर। क्योंकि ट्री नहीं बना रहे हो तो प्रून क्या करोगे, करेक्ट? तो वो थोड़ा आप कॉशियसली डिसीजंस लेना चाहिए चीजों के। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। आतिक आपकी आवाज कट रही है। सर टेस्ट की एक्यूरेसी कम ज्यादा आ रही है और ट्रेनिंग की कम आ रही है, और एफ इसको 95% निकला है, तो उसे क्या कहेंगे फिर? कम ज्यादा कितना अंतर है? सर जैसे कि मतलब 2 पॉइंट का अंतर है, जैसे कि ठीक है ना, ट्रेनिंग के वो लिए इतना बड़ा फर्क नहीं आता। 2 पॉइंट का ट्रेनिंग की ठीक है। 92 है तो टेस्टिंग की 94 है। हाँ चलता है वो। बट अगर ऐसा होता है कि भाई आपकी टेस्टिंग के 100% आ रही है, ट्रेनिंग की 20% ही आ रही है, 25% आ रही है, या 50-60% आ रही है, तो थोड़ा सा एक देखने वाली चीज आ जाती है वहाँ पे। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है यहाँ पे। वो डेटा के ऊपर रहता है ना, हो सकता है कि आपके पास ट्रेनिंग में डेटा ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होगा, समहाउ टेस्टिंग में आपको डेटा अच्छा मिल गया, वैसा होता है। तो 1-2 पॉइंट का जहां तक फर्क है तो ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाता। इवन टेस्टिंग की भी ज्यादा आ सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो ये हो गया आपका मॉडल का ऑप्टिमाइजेशन, इसको बोलते हैं मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, मॉडल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, मॉडल ओवरफिटिंग, अवॉइडिंग द मॉडल ओवरफिटिंग, यानी जनरलाइजेशन। तो मैंने 3 टर्म आपको बताइए, मॉडल जनरलाइजेशन, मॉडल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। ये तीनों यहीं पे करके दिखाया मैंने आपको आपके सामने। ठीक है, नाउ अगर ये जो ट्री आपने बनाया है उसको विजुअलाइज करना है कि कैसा वो दिखता है, मतलब जो मैंने आपको बताया था डिसीजन ट्री, एक व्हाइट बोर्ड पे आपको ड्रॉ करके दिखाया था, उसको आपको देखना है यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। तो ये कुछ कोड स्निपेट है। एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि बहुत ज्यादा कोड
एग्नोस्टिक मत रहो, बहुत ज्यादा कोड के ऊपर टेंशन मत लिया करो कि कैसे क्या करना है। इसके सारे कोड जो रहेगा आपको स्टैक ओवरफ्लो पे बने बनाए मिल जाएंगे, तो सीधे वहां से कॉपी पेस्ट करना है और लगाना है यहाँ पे। अपने को अपना बिजनेस से काम देना है कि अपन जिस टास्क को काम कर रहे हो वो बराबर से चलना चाहिए, रादर देन कि कोड हम लोग अपना खुद अपने हाथ से लिखे। आप अपना कोड हाथ से लिखो, बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको एकदम सिंटेक्स वगैरह याद नहीं है, कैसे होता क्या होता है, कोई शर्म की बात नहीं है, गूगल खोलो, वहां से गूगल करो, सीधे कोड मिलेंगे, कॉपी करो, पेस्ट करो। तो कॉपी पेस्ट इज नॉट अ क्राइम, पहले ही आपको बता रहा हूँ। उसके लिए आपको बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं होना है, उसके लिए आपको बिल्कुल भी गिल्टी में नहीं रहना है। कॉपी पेस्ट इज कंप्लीटली फाइन इन ओपन सोर्स वर्ल्ड, ठीक है। इवन इंटरव्यू में भी आप बोल सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बोल दो कि भाई हमारे पास गूगल खुला रहता है, मेरे को सिंटेक्स पूरा याद नहीं रहता है, या मैं नहीं रखता है सिंटेक्स पूरा याद, ओपन अप गूगल, और गूगल सबको अवेलेबल रहता है, वहां से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक अच्छी कंपनी रहेगी, सो दे आर नॉट रियली आफ्टर द कोड। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप ये इसका सिंटेक्स बताओ डिसीजन ट्री प्रिंट करने का, या कैसे आप इसको प्रिंट करो। हाँ ऑफ कोर्स, जो बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें, जनरल सी चीजें, उसका नहीं बोलोगे कि डेटा फ्रेम कैसे इंपोर्ट करते हो, उसका कमांड क्या रहता है। अगर मैंने ये पूछा तो आप तब नहीं बोलोगे कि मैं उसके लिए गूगल करता हूँ, क्योंकि वो तो अगर आप रियली काम कर रहे हो डेटा साइंस के ऊपर तो आपको रट जाएगा कि वो अपना जो CSV इंपोर्ट करने वाला कमांड क्या होता है, रीड अंडरस्कोर CSV, तो वो तो आपको आना चाहिए। बट अगर ऐसा है कि आपसे कोई बोल रहा है कि डिसीजन ट्री का ग्राफ प्रिंट करने की कमांड क्या होती है, लिख के बताओ, तो वो यू कैन से कि नहीं, मेरे को याद नहीं, मैं गूगल से देख लेता हूँ, उससे आ जाता है वो तो, ठीक है। तो ये आपने अभी इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने के बाद आपने मॉडल का नाम दिया। देन अभी ये कैसे होता है ना, डिसीजन ट्री प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पे इस पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। यू कैन कॉपी पेस्ट दिस कोड एंड रन दिस, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूँ, ये कमांड क्या करती है, बट डोंट वरी टू मच अबाउट इट। अभी देखो हमारा जो ट्री है वो कैसा दिख रहा है। पहले तो ये एक फनी चीज है, वो देख लेते हैं। हमारा ट्री ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको बहुत डेप्थ तक इसको चलने दिया था, ठीक है। दिख रहा है कितनी डेप्थ तक गया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, समथिंग और 7 लेवल तक का ये गया हुआ है, ठीक है। क्यों 7 लेवल तक गया, क्योंकि मैंने मैक्स डेप्थ यहाँ पे 7 कर रखी। लेट्स डू इट 4, देखते हैं 4 लेवल तक जाता है क्या। एक्यूरेसी कम हुई है, बट यहाँ देखना आप कि ये इतना आगे तक जाता है क्या। ये देखो 4 लेवल ही है। 1 ये एक लेवल है, ये दूसरा डंडी वाला लेवल है, तीसरा डंडी। ये आप लाइंस देखो कितनी लाइन है, 1 2 3 एंड 4, 4 लाइन है, तो 4 लेवल तक ये गया हुआ। समझे कैसे पहचाना, दिस इज 1 लेवल, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। समझ गए आपका ट्री में डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखा रहा हूं मैं। फिर अभी नोट कितने हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 नोट्स हैं यहाँ पे। आपको याद हो तो एक पैरामीटर ऐसी भी थी जिसके अंदर हम लीफ नोट कितने हो सकते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप उसको 16 की जगह 10 कर देते थे तो कहीं ना कहीं बीच में रुक जाता कि 10 से ऊपर ना जाए, तो मेरे ख्याल से यहीं पे कहीं रुक जाता, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, समथिंग समवेयर यहीं रुक जाता वो। तो वो पैरामीटर भी आप चेंज कर सकते हो, उसके हिसाब से खेल सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये। आप इसका एक्सपेरिमेंट करो, पैरामीटर्स को चेंज करो, चेंज करने के बाद ट्री को विजुअलाइज करो और देखो कि उन पैरामीटर्स का इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अभी इसमें क्या करता है ये जो मैंने आपको बताया है, तो उसके अंदर ये क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग आईओ मतलब एक डॉट फाइल बनाता है, डॉट डेटा से डॉट फाइल बनाता है। आउट फाइल डॉट मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा इसका ग्राफ बना है वो ग्राफ जाके एक फाइल में स्टोर होता है, डॉट डेटा फाइल में, और डॉट डेटा फाइल में स्टोर होने के बाद फिर हम उसको वापस से प्रिंट करवाते हैं। तो ये राइट डॉट पीएनजी से आप लोग उसको प्रिंट करवा रहे हैं, पीएनजी ने एक इमेज फॉर्मेट में, और उसको फिर दिखा रहे हैं। ये मोटा मोटा इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बाकी तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम डेटा को और ट्री को विजुअलाइज कर सकते हैं, डिसीजन ट्री को। ये आपका एक्चुअल डेटा पे ट्री है, इसको थोड़ा और अगर मैं आई विश की मैग्नीफाई कर पाता, लेट मी ट्राई बाय व्यू।
जूम करने का कमांड, जूम करने का कीबोर्ड शॉर्टकट याद है क्या किसी को? यहीं पे होगा। हाँ यार सर कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है ना, अभी ऐसे हो गया अपने पास, टेंशन नहीं है। अभी रुकना, देखो नीचे का नजर आइए। क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है यहाँ पे। अच्छा रुको, इसको जूम आउट करता हूँ पूरा। अंदर वाला स्क्रॉल बार चलाना पड़ेगा शायद। हाँ वही है, एक यहाँ पे आके मेरे को जूम करना है ना। तो आपको वो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना इतने टाइम से, वो दिखेगा। ये जूम का बटन यहाँ से क्यों चला गया? कंट्रोल प्लस प्लस। यस सर। वेरी नाइस। अरे यार ऊपर चला गया। मैं वो ट्री दिखाना चाह रहा हूँ आपको। हाँ सब मैग्नीफाई हो गया, ट्री नहीं हुआ है सब मैग्नीफाई हो गया, ट्री वैसे ही है, इतना ही छोटा है। एनीवेज चलो, पर आप इसको थोड़ा अगर जूम कर सकते हो ना, तो इसमें देखना यहाँ पे वैल्यूज आपको वही दिखेगी जैसे हम लोग डिस्कस किए थे। कितने यहाँ पे आपको ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं अलग अलग। तो ये जो नंबर, एक मिनट, एक काम कर सकता हूँ मैं, लेट्स सी उससे काम होता है। सर विंडोज प्लस प्लस से भी हो जाएगा। नहीं वो हो तो रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो इसको इमेज इमेज को मैग्नीफाई नहीं करने दे रहा है वो। देखो इससे होता है क्या, थोड़ा दिख रहा है क्या ये? सर जूम करने पर ब्लर आ रहा है। ब्लर हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर्स रहते हैं अलग अलग। तो कितने रिकॉर्ड से आप स्टार्ट किए थे, कितना उसमें जीनी मिला है, कितना सैंपल्स बचे हैं, कितने लेफ्ट नोड पे गए, कितने राइट नोड पे गए, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर लिखी हुई है। ये जो नंबर्स है ना, इसमें वही लिखा हुआ है। आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, समाओ अगर आप उसको मैग्नीफाई कर पाते हो तो आपको दिखेगा। मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो इसलिए दिखा नहीं पा रहा आपको, बट ये ट्री में वही लिखा होता है। लेट मी ट्राई आउट विथ एटलीस्ट 2 नोड। हाँ एक एक तरीका है शायद उसमें थोड़ा ठीक दिखे। नेक्स्ट स्टेप को मैं 2 कर देता हूँ या 1 कर देता हूँ, इसमें दिख जाएगा आपको। ये करेक्ट, अभी दिखा। तो ये आपके रूल्स दिख रहे हैं यहाँ पे कि सैंपल्स आपने जब स्टार्ट किए थे, आपको याद हो कि आपके ट्रेनिंग डेटा में कितने सैंपल थे? इतने सैंपल थे आपके ट्रेनिंग डेटा में। जाके देखना, ट्रेनिंग जब आपने ब्रेक किया था तो इतने सैंपल ही थे ट्रेनिंग में। ठीक है, अब हमारे पास टारगेट क्लासेस कितनी? तो हमारे पास 3 टारगेट क्लासेस थी, याद हो तो आपको। एक था 5, दूसरा था 6 और तीसरा था 7 कैटेगरी, राइट? तो इसलिए 3 कैटेगरी के यहाँ पे क्लासेस दिखते हैं, यानी 3 यहाँ पे जो वैल्यूज है आपका y वेरिएबल, उसमें 3 क्लासेस दिखते हैं। मतलब 5 वाले जो क्लास है उसके इतने सैंपल है, 6 वाली क्लास के इतने सैंपल है, और 7 वाली क्लास के इतने सैंपल है। ठीक है, जो 5 वाली क्लास थी उसको हमने 0 नाम दिया था यहाँ पे, इसको 1 दिया था और इसको 2 दिया था। तो अब चूंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप 5 वाली क्लास जो है वो मेजोरिटी में है, इसलिए इस पूरे नोड का नाम जो था आपने क्लास 0 रखा है। क्लास 0 मतलब 5 नंबर वाली क्लास, 5 क्वालिटी वाली वाइन, ये 6 क्वालिटी वाइन वाली वाइन है और ये 7 वाली है। अब चूंकि यहाँ पे 5 मेजोरिटी में, इसलिए इस पूरे नोड को ही आपने 5 क्वालिटी नोड दे दिया है नाम। यहाँ की जीनी इतनी है हमारे इस नोड की, और ये है अल्कोहल यहाँ पे इतना % है। ठीक है, अब इसको आपने तोड़ा, यानी ये वाले नोड को आपने आगे ब्रेक किया, किसके बेसिस पे? अल्कोहल के बेसिस पे। तो इस नोड को आपने तोड़ा बेस्ड ऑन अल्कोहल। अल्कोहल की वैल्यू 10.25 से कम है या बराबर है? अगर है तो वो इधर जाएगा, और अगर नहीं है तो वो इधर जाएगा। ठीक है, जो रूल है कि अल्कोहल की वैल्यू 10.25 से ज्यादा या कम, 10.25 से कम है या इक्वल है तो वो इधर जाएगा, यानी अल्कोहल की वैल्यू 10.25 के कम है या बराबर है तो वो इधर आएगा, जो कि ट्रू लिखा हुआ है। और अगर नहीं है यानी उससे ज्यादा है तो वो इधर आएंगे सारे। मतलब ये सारे जो है जिसमें अल्कोहल ज्यादा है,
और ये सारे जो है इसमें अल्कोहल हमारे पास कम है। ठीक है, समझे? तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो अब जीनी जो यहाँ पे थी वो 0.60 थी और अब जीनी यहाँ पे कितनी हो गई है 0.469, मतलब आपने जीनी में गेन किया है, जीनी यहाँ पे रिड्यूस हुई है। सैंपल्स अगर आप देखेंगे तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो इतने 629 सैंपल इधर आ गए और यहाँ पे 570 सैंपल आ गए। देन उसके आगे अगर आप देखेंगे तो वैल्यूज, अब वैल्यूज की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो क्लियरली कि क्लास 5 मतलब 0 मतलब क्लास 5, तो क्लास 5 यहाँ पे बहुत ज्यादा मेजोरिटी में आ गई। अब यहाँ पे डिफरेंसेस देखोगे तो क्लोज थे बट यहाँ पे एकदम दूर दूर हो गए, मतलब ये क्लियरली उसको सेग्रीगेट कर रहा है डेटा को। ये जो नोड है ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से निकल के आ रहा है क्लास 0 के लिए। ठीक है, ठीक है, समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहाँ पे क्लास 0 Yes, sir. बराबर निकल के आ रहा है और यहाँ पे देखोगे तो ये मेजोरिटी में है तो ये क्लास 1 में है, यानी अभी भी डॉजी टाइप का ही है बट ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीनी भी बहुत अच्छा गेन नहीं हो पाया हमारे पास। ये जीनी गेन होने की जगह एक्चुअली बढ़ गया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इम्प्योरिटी बढ़ गई है। देखा आपको जब मैंने समझाया था तो मैंने ये भी बोला था कि क्या करोगे जब एक तरफ जीनी बढ़े दूसरी तरफ कम हो, तो कैसे हमने निकाला था कि हमको ब्रेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए था, वो था एवरेज गेन के थ्रू, राइट? एवरेज जीनी गेन हमने निकाला था, ओवरऑल जीनी गेन ऑफ द स्प्लिट। तो जीनी ऑफ स्प्लिट जो था उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे डिसीजन कर पाए, वरना यहाँ पे तो बढ़ रही है यहाँ पे कम हो रही है, आप ब्रेक ही नहीं करते कि एक जगह बढ़ रही दूसरी जगह कम हो रही तो ब्रेक नहीं करते। ठीक है, दिख रहा है ये? तो इस तरह से आपका डिसीजन ट्री बनता है। अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसको 3 पे तोड़ के फिर और समझने की कोशिश करो तो और आपको फर्दर इसके ब्रेक मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप को 1 की जगह 2 कर देते हैं, तो ये आपको और मिल जाएगा कि फर्दर कैसे ब्रेक हुआ है। ये देखो, तो यहाँ पे 0.5 जीनी जो था 0.46 से 0.28 पे आ गया, मतलब बहुत ही बराबर से क्लासिफाई हो गया 219। तो यहाँ पे तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ गई है। इस वाले पे तो बहुत ज्यादा डॉजी आ गया, मतलब मिक्सअप हो गया बहुत ज्यादा, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए आप देखोगे तो यहाँ पे जीनी 0.46 है और यहाँ पे बढ़ गई है, यानी यहाँ इम्प्योरिटी बढ़ गई है और यहाँ पे इम्प्योरिटी बहुत अच्छे से कम हो गई है। ये नंबर्स भी वही दिखा रहे हैं। इसी तरह से इधर की देखोगे तो यहाँ पे इम्प्योरिटी 62 थी, यहाँ पे कम हो गई है, तो आप देखोगे कि तो यहाँ पे गैप थोड़ा सा अच्छा हो गया है और यहाँ पे मार्जिनली इम्प्योरिटी कम हुई है, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रीड भी कर सकते हैं जब आप एक्चुअली इसमें। अच्छा, दूसरा जो ब्रेक हुआ है वो किस पे हुआ है? पहला ब्रेक तो हमारा हुआ था अल्कोहल पे, दूसरा जो ब्रेक हुआ है वो किस पे हुआ है? सल्फेट पे। दिख रहा है सल्फेट्स? सल्फेट की वैल्यू 0.57 से नीचे है या ज्यादा है, उसके बेसिस पे। समझ रहे हो ये? यस सर। अभी जैसा मैंने बताया था आपको एक्सप्लेनेबल मॉडल। एक्सप्लेनेबल मॉडल मतलब आप मॉडल को एक्सप्लेन कर पा रहे कि कोई डिसीजन आप क्यों ले रहे हैं, कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है, या ये लोन डिफॉल्ट करेगा या नहीं डिफॉल्ट करेगा, ये आप कैसे पता करोगे? तो लोन डिफॉल्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो मतलब एक्सप्लेन करना होता ना। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जब आपने बोला कि ये बंदा डिफॉल्ट करेगा तो सेल्स वाला बंदा के झगड़ा करता है कि आपने इसको क्यों बोला कि ये डिफॉल्टर है, इसका लोन क्यों रिजेक्ट किया, तो आपके पास रीजन होने चाहिए। तो यहाँ पे वही रीजन है कि ये यहाँ से हमने इसको क्लास 0 में क्यों डाला है, मतलब पुअर क्वालिटी कॉइन में क्यों डाला है, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल की वैल्यू कम है, इट इज लेस देन 10.25। अल्कोहल कम रहेगा तो अच्छा, प्रोबेबली हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि अच्छा वाइन नहीं बोलेंगे, अल्कोहल ज्यादा रहेगा तो हम वाइन को अच्छा बोलेंगे 10.25 से ऊपर, मतलब हो सकता है पानी पानी मिला रखा है वाइन में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर सल्फेट का परसेंटेज यहाँ पे कम रहेगा, इधर वाले ट्रू है इधर वाले हमेशा फॉल्स है, तो अगर सल्फेट का परसेंटेज कम रहेगा तो हम उसको खराब वाइन बोल रहे हैं, मतलब 0 क्लास वाली 1 to 5 वाली रेंज में। और अगर जैसे जैसे आप सल्फेट का परसेंटेज बढ़ाते जाओगे वाइन जो रहेगी अच्छी क्वालिटी की तरफ बढ़ती जाएगी, झुकती जाएगी। मतलब सल्फेट अच्छा वाइन अच्छी, सल्फेट कम वाइन कम, ऐसा समथिंग कुछ तो भी यहाँ पे लॉजिक है। तो आपको यहाँ से लॉजिक भी दिखाता जाएगा, यहाँ पे आपके रूल भी बनते जाएंगे, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो बिजनेस को कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सल्फेट कम था, यानी बंदे का लोन इसलिए रिजेक्ट किया कि उसका क्रेडिट स्कोर जो था वो 500 से कम आ रहा था, यहाँ पे क्रेडिट स्कोर का बता देगा, या उसकी इनकम इतनी आ रही थी, या उसकी एज ज्यादा है,
समथिंग वो आप रीजन दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं रीजन दे पा रहा हूँ कि भाई सल्फेट की वैल्यू जो है, सल्फेट की वैल्यू यहाँ पे 0.68 से कम है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। तो 0.68 से कम है इसलिए मीडियम क्वालिटी की वॉइड है। पर अगर सल्फेट की वैल्यू 0.68 से ज्यादा होती तो हम क्लास 1 की तरफ जाते थे। ये अभी तो बाय द वे दोनों क्लास 1 है, बट फिर उसके अंदर फर्दर डिवीजन होगा, अगला स्प्लिट करोगे आप तो आपको क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि हमने इसको क्लास 0 में क्यों रखा, मतलब लो क्वालिटी वाइन में क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट की वैल्यू बहुत कम है। तो सल्फेट अच्छा नहीं है, वाइन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, दैट इंडिकेट्स कि अच्छी क्वालिटी के लिए सल्फेट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉडल को। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? ये एक्सप्लेनेबिलिटी होती है मॉडल की, दिस इज कॉल्ड एज मॉडल एक्सप्लेनेबिलिटी। आप बता पा रहे हो मॉडल को कि क्या वो बिहेव कर रहा है और क्यों बिहेव कर रहा है। ठीक है, अभी एक्यूरेसी स्कोर अगर आप देखना चाहते हो मॉडल का तो अच्छा, हाँ यहाँ पे प्रिडिक्ट करना पड़ेगा आपको। पहले प्रिडिक्शन डाला, एक्यूरेसी निकाल रहे हैं हम लोग। प्रिंट केसीसी तो 57% एक्यूरेसी आपके पास आ रही है मॉडल। पुअर है बट ठीक है, क्योंकि आपने 2 या 3 बार ही स्प्लिट किया उसको, तो इसलिए ठीक है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? नो। अच्छा, ठीक है। अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि भाई अब आपने ये सारे जो डिसीजन लिए हैं उसमें कौन सा फीचर है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फीचर है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीचर इंपॉर्टेंट मतलब, फीचर मतलब जो अपने अलग अलग कॉलम्स हैं। जैसे लोन डिफॉल्टर्स वाला जो केस था, तो लोन डिफॉल्टर वाले केस में भी बंदा लोन को डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? आप बताओ, बंदा लोन डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, कौन सी फील्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पता करने के लिए? प्रॉबेबली लोग बोलेंगे इनकम, राइट? इनकम ज्यादा लोन डिफॉल्ट नहीं करेगा, इनकम कम लोन डिफॉल्ट कर देगा। ऐसा होता है क्या? मतलब यही सोच रहे हो आप लोग भी? यस सर। है ना? बट आपके पास एग्जांपल है विजय माल्या, नीरव मोदी, इनकी तो इनकम बहुत ज्यादा थी फिर भी ये डिफॉल्ट किया। तो प्रॉबेबली क्रेडिट स्कोर, राइट? या एज, या फिर कुछ और। तो ये हिस्ट्री डिसाइड कैसे करें? हाँ, वही क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर मतलब क्रेडिट हिस्ट्री हो गया ना, या एज, या नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, या सैलरीड है बंदा या बिजनेसमैन है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर बिजनेसमैन है तो हो सकता है कि बिजनेस में लॉस ज्यादा जल्दी हो जाएगा तो फिर डिफॉल्ट कर देगा, या सैलरीड है तो कोविड आ गया तो डिफॉल्ट कर देगा। मतलब हम नहीं कह सकते कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है बाय जस्ट लुकिंग एट द डेटा। डेटा देख के या फील्ड्स देख के हम लोग ये नहीं बता सकते। क्या डेटा की हिस्ट्री हमको ये बता के देती है कि इस पूरी चीज में क्या इंपॉर्टेंट था? तो यस, डेटा की जो हिस्ट्री रहती है, हिस्टोरिक डेटा जो रहता है, वही हमको बता सकता है। वो कैसे बता सकता है? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक और मतलब डिसीजन ट्री में ही एक और फंक्शन होता है फीचर इंपॉर्टेंट। फीचर इंपॉर्टेंस मतलब जो फील्ड्स होती है उनको आप फीचर बोलते हो, और उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है वो फीचर इंपॉर्टेंस में हमको पता चलता है। ठीक है, तो हमारा जो भी प्रून ट्री था, यानी जो हमने जो मॉडल बनाया था, उस मॉडल के ऊपर हमने डॉट ट्री एंड देन कंप्यूट फीचर इंपॉर्टेंस, ये फंक्शन होता है, कंप्यूट फीचर इंपॉर्टेंसेस। ठीक है, ये हम लोग फंक्शन बना रहे हैं। इस फंक्शन के थ्रू हमको फीचर इंपॉर्टेंस पता चलता है। तो कंप्यूट फीचर इंपॉर्टेंस, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उसको फीचर का जो कॉलम है, मतलब जो जितने भी हमारे पास कॉलम्स हैं, उसके ऊपर ये फंक्शन को रन किया। ये कोड आप लोग याद रख सकते हैं, और उसको जब आप रन किया तो आपके पास फीचर इंपॉर्टेंस आ गया। मतलब ये तो हमारे पास इन कॉन्टेक्स्ट आया है वाइन क्वालिटी के लिए। तो वाइन क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बोलेंगे तो वाइन क्वालिटी अच्छी है बुरी है, उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अल्कोहल परसेंटेज। ये वो बता रहा है 66 मतलब 0.66। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पास है अल्कोहल परसेंटेज। अगर ये फीचर आपने मिस कर दिया तो आप बस कोई दम वाली चीज नहीं है, जो भी आपके पास डेटा है वो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है।
दूसरा सल्फेट से है। तो सल्फेट्स और फीचर इंपॉर्टेंस, सल्फेट और अल्कोहल दोनों मिलके ही अपने आप में ही बता देते हैं कि आपका जो भी वाइन है वो अच्छा है, बुरा है या क्या है, राइट है। सिर्फ इन दोनों फील्ड्स के बेसिस पे ही आप ये बोल सकते हैं। बाकी जो फील्ड्स हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप इन फीचर्स को रखें या ना रखें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा एक्यूरेसी में। इसीलिए आप ध्यान दे रहे होंगे, तो जब मैं ट्री को 2 के ऊपर ब्रेक कर रहा था, 2 या 3 के ऊपर ब्रेक कर रहा था, तो ज्यादा फर्क नहीं आ रहा था एक्यूरेसी के अंदर, रादर देन ओवर फिटिंग ज्यादा हो रही थी। याद है आपको कि मैं 2 या 3 के ऊपर जैसे 6-7 पे जाता था तो एक्यूरेसी में, ट्रेनिंग एक्यूरेसी तो ठीक ठाक बढ़ जाती थी, बट टेस्ट एक्यूरेसी जो थी वो लगभग वहीं रहती थी, जिसका मतलब यही था कि हम लोग ओवर फिटिंग कर रहे थे। वो क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि हमारे पास यही 2 फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बाकी आप कितने भी फीचर डाल दोगे तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आपके रिजल्ट्स के अंदर में। और वही हो रहा था, मैं जैसे जैसे ज्यादा डेप्थ में जा रहा था, मतलब ज्यादा फीचर डाले जा रहा था, तो उससे कुछ मेरे पास टेस्ट रिजल्ट में फर्क नहीं आ रहा था। ट्रेनिंग में आ रहा था बट टेस्ट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आ रहा था। वो इसीलिए आ रहा था क्योंकि इंपॉर्टेंट ही नहीं है वो फीचर। ठीक है, तो फीचर सिलेक्शन मतलब कॉलम सिलेक्शन, ये एक नई चीज इस तरह से कर सकते हो आप डिसीजन ट्री के थ्रू भी, कि जो भी आपका डेटा है उसमें से कौन से फीचर आपको रखने हैं, कौन से ड्रॉप करने हैं, वो उससे आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? सर ये फीचर सिलेक्शन वाला हम सिर्फ ये ट्री डिसीजन ट्री में ही करेंगे या किसी में भी कर सकते हैं? नहीं, डिसीजन ट्री में ही ये कमांड अभी अपने पास है, रैंडम फॉरेस्ट में भी होती है। बाकी अलग अलग फंक्शन में नहीं होती, मतलब जिसमें होती है आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बट डिसीजन ट्री में, रैंडम फॉरेस्ट में तो होती है। बाकी जगह वो एक्सप्लेनेबल मॉडल नहीं होते इसलिए मुश्किल होता है, बट कुछ कुछ और मॉडल में भी होती है, तो वो आप देख लो, इंटरनेट पे मिल जाएगा, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है। यस। सो फीचर इंपॉर्टेंस हमने देख लिया, एंड दैट्स इट। मतलब ये दिस इज ऑल अबाउट डिसीजन ट्री। बहुत सारी चीजें आज हमने देखी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें देखी, मॉडल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कौन सी फीचर सिलेक्ट करने हैं, क्या क्या चीजें करनी है, बहुत सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। हाँ, अभी और कोई क्वेश्चन है आप तो पूछो इसमें। एनी क्वेश्चन? चलो, तो आज फिर हम लोग यहीं रुकते हैं, है ना। और अगले 2-3 मिनट जो रहेगा या 5 मिनट का टाइम जो रहता है, मैं हैकाथन डिस्कशन के लिए रखता हूँ। हैकाथन हमारा कल हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो बिफोर दैट, या प्रिसाइसली बोला जाए तो आज ही लगभग वो खत्म हो गया है, ज्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है, बट स्टिल इफ समबडी वांट टू ट्राई आउट, थोड़ा सा मैं आप लोगों से एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूँ आप लोगों का, ऑन बेसिस ऑफ हैकाथन, कि कौन से ऐसे फील्ड्स थे जो आप लोगों को एक्यूरेसी इंप्रूव करने में मदद किया, ठीक है, ताकि उससे बाकी लोगों को भी फायदा मिले, बाकी लोगों को भी समझ में आए कि उनकी एक्यूरेसी क्यों नहीं बढ़ रही थी। तो आई विल स्टार्ट विद द टॉप स्कोरर। आई थिंक टॉप स्कोरर इज who is the top scorer? Sorry. So yeah, top scorer is Satyaj and Pushpendra. So congratulations. अभी हैकाथन अपना यही खत्म हुआ. We can call it as a closed one. So no new submission. अगर आप करते भी है तो that's good. आप करो, but will not be considered. So top scorer is Satyaj and Pushpendra. तो Satyaj and Pushpendra, if you want to summarize कि क्या आपने ऐसा किया जिससे आपको accuracy 90 F1 score accuracy 98% और F1 score 97% मिला? सतेज, या ड्रॉप हो गया सतेज? या सतेज, हेलो सतेज, पुष्पेंद्र? यस सर पुष्पेंद्र सर। हाँ पुष्पेंद्र, तो आप समराइज करना चाहेंगे कि एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट में आपने क्या किया कि आपको स्कोर अच्छा मिला?
सर जो मेनली जो मतलब कि जो मतलब वेरिएबल्स है, मतलब डमी वेरिएबल्स है, उनको मतलब प्रॉपरली हम लोगों ने करा है उसको, जिस वजह से मतलब अच्छी एक्यूरेसी मिली है। डमी वेरिएबल मतलब गेट डमीज आपने किया? जो मतलब 4 पॉइंट्स थे वो मतलब हमने मतलब रेगुलर उस पर 2 बार काम किया, लेकिन उसमें ठीक से काम नहीं आया था, लेकिन जब थर्ड बार किया तो वो मतलब प्रॉपर आया सर। अच्छा, यस सर। एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू टेल कि क्या आपको इम्प्रूव करने में मदद किया कौन सी चीज में? Sir, I missed the last part of the session due to disconnection. हाँ, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हैकाथन में कौन सी ऐसी चीज थी जो कंट्रीब्यूट किया एक्यूरेसी को। तो पुष्पेंद्र इज सेइंग कि देयर फीचर सिलेक्शन एंड देन जो भी कैटेगरिकल वेरिएबल थे उसमें उन लोगों ने कैटेगराइजेशन अच्छा किया, एनकोडिंग अच्छी की, इससे फायदा उन लोगों को मिला कैटेगरिकल वेरिएबल्स में। एनीवेज, सो कांग्रेचुलेशन टू यू एंड सतेज टू बी ऑन द टॉप पोजीशन ऑफ द लीडर बोर्ड ऑफ दिस हैकाथन। हम एक ऐसा हैकाथन और रखेंगे that will be after completion of all the machine learning algorithm and gradient boosting and everything, उससे आपको और ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो congratulations सतेज एंड पुष्पेंद्र। नेक्स्ट वन अमय एंड ईशान। अमय is not there, I think he's ईशान। सर इसमें बस हमें 1-2 जगह प्रॉब्लम आई थी। सर जब मतलब कि एक्चुअल में जो जैसे मतलब कि मतलब ऐसे कुछ पार्ट जैसे मतलब डिफाइन नहीं हो पाते थे, मतलब कि इस पाइथन में, तो वो डिफाइन होने में कभी कभार कुछ ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे, तो हमने मतलब कि जो था गूगल से कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा कुछ इसमें किया है सर। फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। हैकाथन में मैंने बोला ही था कि इट्स अबाउट योर इंटरनेट रिसर्च स्किल सेट एज वेल, तो कितना आप गूगल यूज कर पाते हो एफिशिएंटली वो भी था इसमें। तो यस सर, यस फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, है ना। यस आई सर, थिंक यस सर। ईशान भी इज नॉट एबल टू हियर मी और समथिंग। ईशान, चलो सो एनीवेज सेकंड पोजीशन इज अमय एंड ईशान, अभी दोनों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। इरशाद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इरशाद एंड नेहा। Yes, sir. I can हाँ, hear you. तो इरशाद इफ यू वांट टू शेयर समथिंग कि कैसे आपने क्या क्या किया ऐसा। यू आर एट थर्ड Sir, actually, पोजीशन। मैंने similar to Satyendra, similar I did like a classification जो जैसे कि male and female या other जो भी categorized थे in a words. So I have converted into like 1, 2, 3. I have given बोल सकते कि इसको डमी लेबल वेरिएबल्स ही एनकोडिंग, किए। हाँ, डमी लेबल वेरिएबल, एनकोडिंग। हाँ लेबल हॉट इनकोडिंग किया, तो फिर उससे मेरा एक्यूरेसी बढ़ गया। गुड गुड। तो विदाउट दैट एक्यूरेसी में और उसके वो डालने के बाद एक्यूरेसी में कुछ हेवी फर्क आया है, अच्छा खासा डिफरेंस आया है? हाँ, पहले तो वो जितना आपका जो था उससे भी कम आता था, 76 और समथिंग आता था, लेकिन जब लेवल हॉट इनकोडिंग किया तो फिर वो एक्यूरेसी 91 के करीब गया। सो आप ये देख सकते हैं कि डेटा प्री प्रोसेसिंग कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपने लेबल एनकोडिंग करा और उसी से काफी कुछ अच्छा डिफरेंस आपके पास आ गया। और कुछ आपने किया स्केलिंग वगैरह या फिर कुछ और चीजों से फर्क पड़ा? स्केलिंग नहीं किया मैंने, बट डेटा प्री प्रोसेसिंग ही किया और उससे काफी चेंज हुआ। ठीक है। सो एनी अदर थिंग दैट यू डिड? नो सर, क्योंकि हाइपर पैरामीटर जब चेंज कर रहा था ना तो उससे कुछ भी खास डिफरेंस नहीं आ रहा था, तो आई डिडंट फाइंड कि वो चेंज करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दैट इज एनीवेज द फर्स्ट हैकाथन, तो उसके अंदर ये सब चीजें थी। अभी हमारे पास हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी आएगा, फिर ग्रेडियंट बूस्टिंग भी आएगा, कुछ और ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेसेस हम लोग सीखेंगे, सो दैट माइट आल्सो हेल्प फर्दर। और कुछ नए एल्गोरिदम लाइक एनसेम्बल टेक्निक वगैरह हम लोग कल सीखेंगे, तो उसमें और हमको इन सब चीजों पे इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। एनीवेज 91% इज आल्सो फेयर रिजल्ट एंड वेरी गुड रिजल्ट, सो कांग्रेचुलेशन टू यू एंड नेहा। द फोर्थ पोजीशन इज रजत एंड श्रुति। इफ यू वांट टू शेयर समथिंग कि आपको कुछ कैसे इंप्रूवमेंट आप लोग कर पाए। रजत, श्रुति दोनों नहीं है क्या?
आई थिंक दोनों नहीं है. हाँ, श्रुति इज देयर. श्रुति. हेलो सर. हाँ जी. So how did you improve your scores? सर मेनली हमने वो प्री प्रोसेसिंग में ही ज्यादा ये दिए थे कि किस डेटा पे हमें काम करना है, तो जो जो पैरामीटर्स नहीं चाहिए उसको हटाना और वैल्यूज को एक ही स्केल में लेके आना, वो सब देख रहे थे हम लोग. उसमें कुछ फर्क आ रहा है कि नहीं. बस एक मिनट रुको. अभी जो आपने बोला हाँ. उसको प्रॉपर टर्म्स में बोलो. मतलब you have used something explanatory term but I need technical jargon. So आपने बोला आपने proper variable select किया. What we call this particular term? फीचर सिलेक्शन. Feature selection. So you did right feature selection. और दूसरा हाँ. आपने एक ही स्केल पे लेके आए. What was that? I don't Normalization. remember. It was normalization. So yeah. Scaling and normalization. So Scaling and ये normalization. बहुत important होता है ये चीजें, और यही मैं आप लोगों में देखना चाह रहा हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू देते हैं ना, तो इंटरव्यू में अगर आपने ये वर्ड्स जो फर्स्ट में एक्सप्लेन किया था, जैसे ही आप ये बोलोगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी आउट ऑफ द इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यूअर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा यू आर नॉट दैट यूज्ड टू ऑफ दिस एंटायर इकोसिस्टम, है ना. तो इसलिए टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फीचर सिलेक्शन, नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग दैट यू डिड. ऑलराइट. तो आपने वन हॉट एनकोडिंग या लेबल एनकोडिंग वगैरह ट्राई नहीं किया? हाँ, वो भी किया था. हाँ, और उसमें ज्यादा फर्क नहीं दिखा रहे थे हम लोगों को, बट वी स्टिल ट्राइड एवरीथिंग दैट वाज पॉसिबल. एंड आई थिंक रैंडम फॉरेस्ट और लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाज गिविंग अ बेटर रिजल्ट कंपेयर्ड टू अदर एल्गोरिथम्स. That means you tried out multiple algorithms as well. Yes, जो yes sir. probably सभी लोगों ने नहीं किया होगा, but they tried random forest. Logistic regression versus random forest, कुछ difference दिखा आपको? वो उतना वो डीप में हमने नहीं गए थे. हम बस ट्राई कर रहे थे कि एक एक एल्गोरिथम में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है और कैसे कैसे कौन से पैरामीटर्स. What I expect कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन से रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती है. ज्यादा होती है. आप लोगों को भी मिला होगा. सो दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. बट अगर नहीं ध्यान दिया कोई बात नहीं है, आप ध्यान देना, उसको देखोगे तो समझेगा वो, है ना. ओके. एनीवन एल्स इंक्लूडिंग अंकुर, कनिष्क, आतिक, जुबैर, दीपक, भावना एंड नीरज सार्थक, इन लोगों ने जो किया उससे कुछ अलग किसी ने कुछ ट्राई किया हो जिससे एक्यूरेसी पे फर्क आया हो? या इफ यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस. आउटलायर्स रिमूव किए थे. वेरी नाइस. आउटलायर्स भी रिमूव किया है आतिक ने, तो उससे भी कुछ फर्क आया है? सर KNN भी यूज करी थी और SVM भी यूज करा था सर, बट उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा कम आ रही थी एज कंपेयर टू रिग्रेशन. ओके. ऑलराइट. सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने ज्यादा अच्छा दिया था. यस ये सर लॉजिस्टिक रिग्रेशन ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन है ना. अच्छा. ग्रेट ग्रेट. हाँ, कनिष्क आप कुछ और बोलना चाह रहे थे? यस सर, KNN और SVM ट्राई किया था बट उससे इतना इफेक्ट नहीं हमें दिखा. ओके, नो प्रॉब्लम. सबसे ज्यादा रिजल्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ही आया. हाँ. ओके, श्योर. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन अच्छा रिजल्ट दे रहा. बाइनरी क्लासिफिकेशन था इसलिए. आई होप अभी रैंडम फॉरेस्ट और एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग वगैरह हम लोग रन करेंगे तो उसमें और इन रिजल्ट्स को आप लोग इंप्रूव कर पाएंगे. ठीक है. नाउ जब भी आप लोगों के पास टाइम रहता है थोड़ा सा इसको और रीड करना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन KNN, नेओबेस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड ऑल. मतलब कब लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाएं, कब KNN लगाएं, ये एक आप थोड़ा ढूंढने की कोशिश करो इंटरनेट से जब भी आपके पास टाइम रहता है. तो उससे थोड़ा आपको और अंदाजा मिलेगा कि इस डेटा सेट पे LR लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों अच्छा काम कर रहा था, किसी और पे दूसरा क्यों अच्छा काम करेगा. ठीक है. बट इट वाज अ गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू कि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ एल्गोरिथम्स का, थोड़ा आपने हैंड्स ऑन किया, चीजें चेंज करके देखी कि किसका फर्क क्या आता है. ये बहुत सारी जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू. ठीक है. तो वी आर गोइंग टू कीप वन मोर सच हैकाथन प्रोबेबली इन नेक्स्ट 3 to 4 weeks or so. जब आप लोग सभी एल्गोरिथम्स को कंप्लीट कर लेंगे, यू आर गोइंग टू हैव सम कंफर्ट लेवल एंड देन विल ट्राई आउट अगेन द फ्यू थिंग्स. ओके. सो स्टॉपिंग हियर ओनली. डिसीजन ट्री में आज यहीं तक हमारे पास था. कल हम लोग रैंडम फॉरेस्ट और एनसेम्बल टेक्निक्स पढ़ेंगे एंड देन उसका यूज केस एग्जीक्यूट करेंगे. ऑलराइट. सो थैंक यू ऑल एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू सर. बाय ऑल.